तो आप पूछ रहे हैं भव क्या है, भाव क्या है, कैसे भाव बनते हैं, कैसे भाव बिगड़ते हैं, भाव एक्चुअल में होते क्या हैं। तो भाव का मतलब होता है भव की स्वीकृति। भव का मतलब क्या होता है? भव का मतलब है होना। तो इस अस्तित्व में जो भी चीजें हैं कुछ ना कुछ है ही है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, ये बॉटल है। अब आपकी नजर में ये क्या है गुरमीत, बताओ? बॉटल। बॉटल है। मेरी नजर में भी ये बॉटल है। अब अगर हम किसी आदिवासी इलाके में चले जाएं जिसने इसको देखा ही ना हो, तो उसकी नजर में ये क्या है? उनके तो उन्होंने तो कोई वर्ड ही नहीं इनके लिए, इसके लिए बनाया होगा। ठीक है, कोई वर्ड ही नहीं बनाया होगा, तो उनकी नज़र में ये कुछ नहीं है। अब अगर वो इसको समझना चाहें, समझना चाहें, है ना, समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? इस पे कोई विचार करेंगे। विचार करेंगे तो इसको वो कहेंगे नहीं यार ये तो कोई ए चीज़ है। फिर विचार करेंगे तो ये बी चीज़ है। फिर विचार करेंगे तो कहेंगे तो सी चीज़ है। फिर विचार करेंगे तो ये डी चीज़ है। अब उसको ये कुछ भी मानेंगे, बॉटल के अलावा अगर वो इसको कुछ भी मानेंगे तो वो सच होगा कि भ्रम होगा? कुछ और मानेंगे, पर ये देखना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या मान रहे हैं। अगर वो खोल के देख रहे हैं कि इसमें पानी भरा हाँ जाता है। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अर्थ ही की अर्थ बात के कर रहे हैं, बस मायने में। शब्द की बात ही। अर्थ को देखेंगे तो अर्थ को, अगर इसको पानी भरने के अलावा, जब हम बॉटल बोल रहे हैं तो एक्चुअली बॉटल बोलने से एक ऐसी चीज जिसमें पानी भरना है, जिसमें यही पानी चीज भरा समझ रहे हैं, जाता है। ठीक है। मान यस। लीजिए इसको बॉटल के अलावा कुछ और बोलेंगे, तो मैं बॉटल के अलावा की कुछ और बात कर रहा हूँ, इसके अर्थ के अलावा कुछ और वो अगर इसको समझते हैं, इसकी उपयोगिता के अलावा कुछ और इसको समझते हैं, तो भ्रम होगा कि नहीं होगा? भ्रम होगा सर। भ्रम होगा। तो वास्तविकता और भ्रम, या समझ और भ्रम में क्या अंतर है? समझ का मतलब है जो एक चीज है वो वैसी है, जैसी है उसको वैसा जान लेना। जो चीज है उसको वैसा जान लेना। अब अगर ये पानी भरने के लिए है तो ये है। अब अगर हम बोलेंगे किस चीज के लिए नहीं है, तो हजारों चीजों के लिए नहीं है। तो हम किसी भी जिस चीज के लिए नहीं है उसके लिए इसको मान लें। तो ऐसा मानना मेरा डेली बदलता ही रहेगा। तो अभी क्या हुआ? मेरे भाव स्थिर का मतलब क्या हुआ? मेरा भव स्थिर। मेरे भव स्थिर का मतलब क्या हुआ? किसी चीज के होने के स्वरूप की जानकारी की स्थिरता। अब मुझे पता है ये पानी भरने के लिए है, तो मेरे भाव इसके लिए कभी नहीं बदलते। मेरे भाव हमेशा इसके लिए फिक्स हैं। आपके भी भाव इसके लिए फिक्स हैं। हम दोनों के भाव इसके लिए फिक्स हैं। हम दोनों के लिए इसकी उपयोगिता फिक्स है। तो हम दोनों में कहीं कोई झगड़ा नहीं है, हम दोनों में कहीं कोई विवाद नहीं है। हम दोनों इस बॉटल के साथ रह पाते हैं। अभी अगर मैं बोलूं ये क्या है, आप भी कहेंगे मोबाइल, मैं भी कहूंगा मोबाइल। इसका मतलब क्या हुआ? है के रूप में जो आपने स्वीकारा है वही मैंने स्वीकारा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम दोनों के भव स्थिर हुआ तो भाव स्थिर हो गया। अब इसमें दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें हुई? एक, हम दोनों ने एक ही भ्रम स्वीकार लिया। एक ही भ्रम स्वीकार लिया का क्या मतलब हुआ? किसी पाकिस्तान के इंसान ने आकर के हिंदुस्तान में बम दगाया। अब पाकिस्तान के आदमी ने हिंदुस्तान में आके बम दगाया। तो पाकिस्तान के लोग जो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान पे बम दग जाए, वो उसको सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? हाँ, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं उसको। सही बोल रहे हैं का मतलब क्या हुआ? उनको एक भ्रम है कि ये सही है, और दो लोग एक भ्रम में साथ हैं, तो इसका मतलब उन दो लोगों का उस भ्रम के साथ जीना हो गया। उन दो के लिए अभी के लिए उस क्षण के लिए भाव स्थिर हैं और एक दूसरे के साथ जीना हो रहा है। ये अलग बात है कि बाद में उनके भाव बदल जाएंगे और एक दूसरे के साथ ही हो सकता है जीना ना हो जाए, एक दूसरे के साथ ही विरोध हो जाए, वो एक बिल्कुल अलग बात हो गई। जैसे मान लीजिए अभी इसके होने के स्वरूप को हम स्वीकार कर लें कि ये मोबाइल नहीं है, लड्डू है। आप भी स्वीकार कर लें कि मोबाइल नहीं है, लड्डू है। अगर हम दोनों स्वीकार कर लें, हम दोनों लड्डू बोले, तो इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं। नो सर। नहीं नहीं सर, समस्या ना है। बोलेंगे तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हमने और आपने दोनों ने इसके होने का कोई एक कॉमन स्वरूप स्वीकारा है। तो कॉमन स्वरूप स्वीकारने का मतलब है कि हो सकता है इसके साथ हमारा आपका जीना ना हो पाए, क्योंकि इसकी उपयोगिता हम ना समझ पाए, लेकिन आपस में हमको कोई क्लैश नहीं है। हम आपस में एक मत हो गए। तो एक मत होने का मतलब क्या होता है? पति पत्नी अगर एक मत हो गए, तो एक मत होने को हम क्या कह रहे हैं? एक मत होने को कह रहे हैं किसी एक तीसरी चीज को लेकर के दोनों की समझ एक हो गई। क्या बोल रहे हैं? पति पत्नी एक मत हो गए, इसका मतलब हो गया किसी चीज को लेकर के, किसी चीज की वास्तविकता और अर्थ को लेकर के दोनों के मत एक हो गए। तो जब इस चीज की समझ मेरी और मेरी पत्नी में एक जैसी हो जाती, तो हम कहते हैं एक मत हो गए।
अभी हमको एक मत का मतलब क्या लगता है? अभी हमको एक मत का लगता है मतलब कि मैं तुमको समझता हूँ, तुम मुझको समझते हो। इसका मतलब क्या लगता है? मैं तुम्हारी आदतों को समझता हूँ, तुम मेरी आदतों को समझते हो। इसका मतलब मैं क्या समझता हूँ? कि तुमको नीला रंग पसंद है और तुमको पता है मुझे काला रंग पसंद है। इसका मतलब मैं क्या समझता हूँ? कि मैं तुम्हारे लिए लाल चीज ले आऊं, तुम मेरे लिए काली चीज ले आओ। इसका मतलब मैं क्या समझता हूँ? कि मैं कहीं समझौते कर लो, कहीं तुम समझौते कर लो, कहीं मैं तुम्हारे साथ निभा जाऊं, कहीं तुम मेरे साथ निभा जाओ। ये क्या हुआ? मैं तुम्हारी आदतों को समझता हूँ तो मैं वैसे वैसे काम कर लेता हूँ जैसे जैसे तुम चाहते हो। तुम मेरी आदतों को समझते हो तो तुम वैसे वैसे काम कर लेते हो जैसे मैं चाहता हूँ। इसको हमने आज तक समझ का, ये समझ नहीं समझौता था, ये समझ नहीं समझौता था, इसको समझ नहीं कहते, इसको एक मताना नहीं कहते, इसको तो एक दूसरे के साथ निभाना कहते हैं। कि आप गुस्से वाले हैं, मुझे समझ में आ गया आप गुस्से वाले हैं, तो जब आप गुस्सा करते हो तो मैं शांत हो जाता हूँ। सहमत थोड़ी ना हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ। आपको पता चल गया मैं गुस्से वाला हूं, तो जब मैं गुस्सा करता हूं तो आप शांत हो जाते हैं। तो इसको कोई समझ थोड़ी ना कहते, इसको समझौता कहते हैं। समझ का मतलब क्या? जब हम दोनों लोग मिलके किसी तीसरी चीज के ऊपर एक हो जाएं। तो अभी क्या हुआ? हम दोनों लोग मिलके इस तीसरी चीज के ऊपर एक हुए, लेकिन हम दोनों ही भ्रम में हैं। हम दोनों ही भ्रम में, तो क्या हुआ? हम दोनों लोग तो एक मत हो गए, लेकिन पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं, अभी पूरी दुनिया के विरोध में हो सकते हैं। हम दोनों लोग एक हैं। दूसरा क्या हुआ? इस जीव वस्तु जैसी है वैसी ही अगर हमने जान ली दोनों लोगों ने, तो हम दोनों लोग तो एक हो ही गए, प्लस इस दुनिया में किसी के भी साथ एक होने की योग्यता आ गई, क्योंकि अब हम किसी को भी ये दिखा सकते हैं। तो मेरी योग्यता एक लेवल बढ़ गई। लेकिन अभी किसी चौथी चीज पे, पांचवी चीज पे हमारा टकराव हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हम दोनों को पूरा अस्तित्व कैसा है ये अगर स्थिर हो गया, तो इसका मतलब है हम दोनों लोग अब दुनिया में किसी भी चीज के साथ जी सकते हैं, और दुनिया में किसी को भी उस चीज के साथ जीना सिखा सकते हैं, और दुनिया में किसी के साथ भी जीने की योग्यता बना सकते हैं। अब ऐसे में चूंकि ये चीज मेरे लिए स्थिर हो गई, भाव मेरे लिए स्थिर हो गया, इसीलिए मेरे भाव स्थिर हो गए। इससे पहले क्या होता था? मैं इसको मोबाइल मान रहा है, तुम इसको टीवी मान रहे हो। मैं ही थोड़े दिन के बाद इसको टीवी मानने लग रहा था, थोड़े दिन के बाद मैं ही इसको कुछ और मानने लग रहा था। तो जैसे जैसे मेरे लिए इसका होना बदल रहा था, वैसे ही मेरे लिए इसकी उपयोगिता बदल रही थी, वैसे ही मेरे लिए इसके नियम बदल जा रहे थे, आपके लिए इसके नियम कुछ और होते थे। तो पहला तो विरोध मेरा आपसे होता था कि आप इसको कुछ और बोल रहे हो, मैं इसको कुछ और बोल रहा हूँ। दूसरा विरोध मेरा खुद से ही होता था कि मैं सुबह कुछ बोलता हूँ, शाम कुछ बोलता हूँ, और कभी कभी तो मैं एक समय पे ही दो दो चीजें बोलता हूँ। इसी को हम कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट, कि मेरे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है कि ये है कि नहीं है, ये ऐसा है कि नहीं है। फिर इसको क्या बोलते हैं? बाहर कॉन्फ्लिक्ट, मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। तो यहीं पर भावों का टकराव और यहीं पर विचारों का टकराव हो जाता है, और ये टकराव लगातार चल ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। हमारा हमारे अंदर भी है, हमारा हमारे लोग, हमारे साथ वाले लोगों के साथ भी है, अपने बच्चों के साथ भी है, समाज के साथ भी है, और इसी टकराव के साथ हम जी रहे हैं। और फिर हमने क्या बोला? कहाँ बात हमारी आ गई? भाषा कैसी बन गई? क्या बन गई हमारी भाषा? अनेकता में एकता। तो पहले तो तुम अनेक हो ये माना, फिर उसमें एकता का कोई तारा पिरो रहे हो, कोई धागा पिरोने की कोशिश कर रहे हो। जब अनेक ही हो तो फिर एक कहाँ से हो जाओगे? इसीलिए आज तक हमको कोई रास्ता नहीं मिला। एक तो एक ही हो सकते हैं, अनेक कैसे एक हो सकते हैं? तो अनेकता थी ही नहीं। उस अनेकता को मान लेना और फिर उसको एक की बनाने की कल्पना करना, कल्पना में ही रह गई। फिर वसुधैव कुटुंबकम कल्पना में ही रह गया। तो एक तरफ तो हम बात करते रहे वसुधैव कुटुंबकम की, एक तरफ मेरा अपने परिवार में तक जीना नहीं हुआ। एक तरफ हमने बात करी कि हम अनेकता में एकता, हम बहुत ढेर सारे संप्रदायों को, बहुत ढेर सारी भाषाओं को साथ लेके चलेंगे। एक स्थिति ये रही कि मेरी अपनी ही भाषा पे कंट्रोल नहीं रहा, मुझे ही नहीं पता मैं कब कौन सी भाषा बोलूंगा। तो कल्पना में हमने बहुत ढेर सारी चीजें की, कामना में बहुत ढेर सारी चीजें की, लेकिन चूंकि उनकी योग्यता नहीं बना पाए, इसलिए सब काले डिब्बे में, खाली डिब्बे में बंद होता चला गया। तो इस पूरे दर्शन की महिमा ही यही है कि पूरा दर्शन आपको ये योग्यता देता है कि आपके भाव स्थिर हो जाएं, आपके विचार स्थिर हो जाए। भाव स्थिर का मतलब फिर एक बार कि जो चीज जैसी है उसको मैं वैसा जान लूं। तो किस किस चीज को लेकर के भाव स्थिर करना चाहूंगा? दुनिया में हर चीज को लेकर करना चाहूंगा। तो जब पूरा अस्तित्व मुझे वैसा समझ में आ जाए जैसा वो है, तो मेरे भाव हमेशा के लिए वैसे हो जाएंगे जैसा मैं चाहता हूं। इसी को कहा स्वयं में समाधान, स्वयं में भाव विचार की स्थिरता। जब स्वयं में भाव विचार की स्थिरता होती है, और ऐसे से हमको भूत की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, इन तीन चीजों से मुक्ति मिलती है।
भूत की पीड़ा से मिलती है, वर्तमान से के विरोध से मिलती है, भविष्य की चिंता से मिलती है। और जब तक इन 3 चीजों से मुझे मुक्ति नहीं है, तब तक ना मैं खुद के साथ जी सकता हूँ, ना परिवार में जी सकता हूँ, ना अपनों के साथ जी सकता हूँ, ना अपनों के लिए जी सकता हूँ। सब कल्पना में चला जाता है। तो बात समझ आई? यस सर, अच्छी तरह। मतलब कोई चीज जैसे है उसको वैसे जान लेना, और इसी तरह मतलब मेरे भाव होना। उसी को भाव कहते हैं। ठीक है। उस समझ को ही भाव कहते हैं। ठीक है? ठीक है क्या सर। भाव है? उसकी समझ। जैसे एक व्यक्ति है, आपके हस्बैंड होंगे, आप उनको हस्बैंड की तरह देखते हैं, तो आपके अंदर उनके लिए हस्बैंड की फीलिंग आती है। आपकी बेटी या आपका बेटा उनको पिताजी के रूप में देखता है, तो उसके मन में पिताजी की फीलिंग आती है। उनकी माँ उसको बेटे के रूप में देखती है, तो माँ के लिए उसको देख के बेटे की फीलिंग आती है। तो एक ही व्यक्ति है, जैसा जिसने उसको स्वीकारा है, वैसा उसके लिए उसके भाव हैं। अब अगर माँ ही उसको बेटा स्वीकार रही तब तक ठीक है, जिस दिन माँ ने उसको बेटा स्वीकारना बंद कर दिया, उसी दिन उसके भाव बदल गए। तो मेरा क्या होता है, हम किसी दिन किसी को स्वीकारते हैं ए रूप में, तो मेरे भाव अलग होते हैं। जैसे ही उसको बी रूप में स्वीकारे हैं, मेरे भाव अलग होते हैं। हमारी स्वीकार्यता जैसे जैसे बदलती है, वैसे वैसे हमारे भाव बदलते रहते हैं। ये स्वीकार्यता वैसी हो जाए जैसी वो चीज़ है, इसी का नाम ये दर्शन है, और इसी का नाम जिंदगी है। इसी का नाम जिंदगी में स्थिरता है। इसी का नाम ही अपनापन है। इसी का नाम ही जीना है। तो जैसे आपने रिलेशन वाइज बताया कि एक ही बंदा सबके लिए अलग अलग है, सबके भाव अलग अलग हैं, तो मतलब हम सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। तो नहीं एक नहीं। बंदे को लेकर अगर सबके भाव सेम होंगे। हम्म, दो हाँ बातें जी। हो गई ना। एक क्या हुआ, वो दो चीजें हैं। एक, वो बंदा है, वो मानव है। तो क्या मानव को लेकर के मेरे भाव स्थिर हुए? आपके हस्बैंड का क्या नाम है? जगतार सिंह। जगतार। तो जगतार सिंह होने से पहले वो एक मानव है कि नहीं है? हाँ जी। तो क्या मानव मुझे समझ में आया? मुझे मानव ही समझ में नहीं आया। अगर मुझे मानव समझ में आएगा, तो पहले मेरे मानव के प्रति भाव स्थिर होंगे। अगर मानव के प्रति भाव स्थिर होंगे, तो एक मानव के प्रति स्थिर होंगे कि सभी के प्रति स्थिर होंगे? सभी के प्रति। तो मुझे ये समझ में आएगा, मानव के प्रति जैसे ही भाव स्थिर होंगे, ये समझ में आएगा कि एक मानव हमेशा सुखी रहना चाहता है। एक मानव कभी गलती करना नहीं चाहता। जैसे ही उसकी जीवन क्रिया समझ में आती है, मुझे समझ में आता है कि वो मानव कैसे काम करता है। यहां से मुझे मानव समझ में आया, तो मानव के प्रति मेरे भाव स्थिर हुए। इसके बाद उस मानव को मैंने पति के रूप में स्वीकारा, और उस मानव ने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकारा। तो अब दो लोगों की स्वीकृति एक जैसी हो गई, और दो लोगों की अगर समझ की स्वीकृति थी तो हमेशा ही एक जैसी हो गई। फिर पत्नी को लेकर के अपेक्षा और पत्नी को लेकर के मूल्य, वो मुझे पता थे। उनको पति को लेकर के मूल्य पता थे। दोनों अपने मूल्यों का निर्वाह कर रहे हैं। इसी को कहते हैं संबंधों का निर्वाह। इसको हम लोग आगे बहुत धीरे से समझेंगे। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अभी बातों में बात चली गई, क्योंकि आगे भी हमने संबंध नहीं समझे, अभी हमने मूल्य नहीं समझे, अभी हमने मूल्यांकन नहीं समझा, आगे समझेंगे उसको। लेकिन बात ये समझ में आ रही है कि दो चीजें मुझे समझ में आनी चाहिए। एक, रिश्ता। क्या समझ में आना चाहिए? रिश्ता। रिश्ता। तो अब वो व्यक्ति जो है, जब आपने बोला एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक्चुअल में एक मानव है, तो मुझे मानव समझ में आना चाहिए, प्लस उससे मेरा रिश्ता समझ नहीं, में आना चाहिए। तो कैसे समझ में आता है? जब व्यवस्था समझ आती है। क्या समझ आता है? कैसे कैसे सर? बच्चे जब एक्चुअली व्यवस्था डिस्टर्ब कर रहे हैं साथ जब साथ में। व्यवस्था समझ आती है, हाँ जी। तब मुझे अंतर संबंध समझ में आता है। क्या समझ में आता है? अंतर संबंध। अंतर अंतर संबंध। संबंध समझ में आता है। अंतर संबंध समझ में आता है तो मुझे कर्म संबंध समझ में आता है। ठीक है? कर्म संबंध समझ में आता है, तभी तो उसका निर्वहन करते हैं हम कर्म का। तो अभी क्या हो रहा है, अभी चूंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कर्म संबंध क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है अंतर संबंध क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है व्यवस्था क्या है, तो हम कुछ भी कर जा रहे हैं। जैसे ही ये समझ में आ जाता है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे भाव स्थिर हो जाते हैं। अभी समझ ही नहीं आता है क्या है क्या नहीं, तो भाव स्थिर होंगे कैसे? बोले, आगे बोले। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पीपीटी देखें कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग।
ग्रेट। तो मुझको क्या दिखता है? मुझको अभी दिखा। इससे पहले हम लोगों ने ये किया था। ये वाला पेज क्लियर था बिल्कुल? कल जो लोग थे, ये वाला पेज क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर, ये वाला पेज क्लियर। ग्रेट। आगे चलते हैं। तो हमने बात की थी जीवन लक्ष्य क्या है। जीवन लक्ष्य क्या है? अभी तो को समझ नहीं आता है। समझ नहीं आता है मेरा लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य नहीं समझ में आता है तो किसी को लक्ष्य समझ में आता है शादी करना लक्ष्य है, किसी को समझ में आता है बच्चे करना लक्ष्य है, किसी को समझ में आता है कि नौकरी कर लेना लक्ष्य है, किसी को समझ में आ जाता है कि लक्ष्य हमारा है आईएएस बन जाना, किसी को लगता है कि सेवा कर देना लक्ष्य है। तो लक्ष्य मुझे समझ नहीं आता। तो करना कभी लक्ष्य नहीं होता। करना कभी लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य के लिए करना होता है। करना कभी लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य के लिए कुछ करना होता है। तो अभी मुझे समझ में आता है कि मैं सेवा कर लूं लोगों की। भाई सेवा क्यों करनी है? तो जब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये काम क्यों करना है, तब तक मेरा लक्ष्य क्लियर नहीं होता। तो हमने आज तक ना करने को लक्ष्य माना। हमने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना तो करना था। तो करना कभी लक्ष्य नहीं होता। तो लक्ष्य अल्टीमेटली क्या निकला? कौन काम कर रहा है? काम कर रहा है ये जीवन प्लस मानव। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जीवन का होगा कि शरीर का होगा? किसका होगा? जीवन का सर। जीवन का होगा। जीवन का ही होगा। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, शांति संतोष, आनंद। संतोष आनंद। ये जीवन लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य है, इसके लिए करना होता है। तो क्यों जीना है? क्यों जीना है? सुख, शांति, संतोष, आनंद हमको चाहिए। चाहिए चाहिए, इससे कोई मुक्त नहीं। कोई भी मुक्त नहीं है इससे। तो ये चाहिए ही चाहिए, और इसी की चाह में जीवन ने शरीर चलाया है। तो इसका मतलब है अब वो जीवन जाने ना जाने, मैं समझ पाऊं ना समझ पाऊं, मैं अपने आप को शरीर समझूं, शरीर को समझ के मैं इंद्रियों को समझूं, वो जो भी तमाशा मैं करूं, लेकिन अंदर तो सुख, शांति, संतोष, आनंद की कामना बनी हुई है। किसमें किसमें बनी है? सब में सर। सब में ही बनी। उससे तो मुक्त हो नहीं पाते। हमको साफ साफ समझ में आता है। फिर जब करने की बात आती है तो समझ में आता है। करने में क्या समझ में आता है? सबसे पहले क्या करना है? समाधान। समाधान। समाधान के बिना बात नहीं बनती। दूसरा, समृद्धि। तीसरा, अभय। चौथा। सहस्तित्व। ये नहीं करना सर। है कि पाना है? ये करना है। ठीक है। पाने की चीज लक्ष्य बोलेंगे तो क्या होगा? लक्ष्य बोलेंगे तो हमारा जो जीवन लक्ष्य का होगा, सुख, शांति, संतोष, आनंद होगा। ये करना है, लेकिन ये चूंकि सबसे आखिरी का करना है, इसलिए चाहे तो इसको हम मानव लक्ष्य बोल सकते हैं। क्या मानव लक्ष्य बोला? समाधान, समृद्धि, समृद्धि। अभय, अभय। सहअस्तित्व। सहस्तित्व। ये हमारा मानव लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य जब क्लियर हो जाता है, जैसे ही समझ में आ जाता है समाधान है, समृद्धि है, अभय है, सहअस्तित्व। इससे पहले मुझे क्या समझ में आता है? इससे पहले मुझे समझ में आता है साधन है, सुविधा है। जैसे ही मेरा साधन बदल जाता है, कि साधन से बात नहीं बनती, समृद्धि से बात बनती है। साधन से बात नहीं बनती, समाधान से बात बनती है। जैसे ही मुझे बात समझ में आती है, तो मेरा साधन समाधान में और साधन समृद्धि में बदल जाता है। उससे पहले मुझे समझ में आती है भक्ति विरक्ति। तो मुझे समझ में आता है विरक्ति जैसी कोई चीज होती नहीं। अगर कुछ होता है तो सहअस्तित्व होता है। मैं भाग के कहाँ जाऊंगा? तो जैसे ही मेरी विरक्ति सहअस्तित्व में बदलती, और भक्ति का मतलब, सारी भक्ति का एक ही उद्देश्य है, कैसे भय खत्म हो जाए। सारी भक्ति का इतनी उद्देश्य है, कैसे भय खत्म हो जाए। जिस जो चीज का मेरे पास अभाव है, अभाव ही भय है, भय ही अभाव है, जो अभाव खत्म हो जाए। तो भक्ति का मतलब क्या है? पूरी की पूरी भक्ति का एक ही मतलब है, अभयता। कि कैसे अभाव सारे खत्म हो जाए। तो जैसे ही मेरा सामान समाधान में, जैसे ही मेरा संग्रह समृद्धि में, जैसे ही मेरी भक्ति अभयता में, और जैसे ही मेरी विरक्ति सहस्तित्व में परिलक्षित हो जाती है, इसमें समा जाती है, वहीं से मुझे मानव लक्ष्य दिखने लग जाता है। और जब ऐसा दिख जाता है, इसके बाद मैं क्या करूं डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद मैं कैसे करूं डिसाइड हो सकता है। अब मैं डिसाइड करूं कि मैं कैसे करूं, मतलब मैं कैसी जिंदगी जीऊं। तो मैं डॉक्टर बन के जीऊं, कि मैं इंजीनियर बन के जीऊं, कि मैं फोटोग्राफर बन के जीऊं, कि मैं क्या बन के जीऊं, अब डिसाइड हो सकता है। वरना मैं डिसाइड करूं भी तो कैसे करूं? कल शायद मैंने आपसे पूछा था, कल शायद, पता नहीं, आई हैव आस्क्ड और नॉट। बेगारी, बेगारी हम कर रहे हैं, हम बेगारी कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। पूछा था कल ये? नहीं सर। अच्छा। तो हम बेगारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हम किसी से कहें कि सर तुम बेगारी पूछा कर था। रहे हो, पूछा था ना? हाँ। तो जी सर। बेगारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं में क्या अंतर है?
बेगारी में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है और मेहनत में लक्ष्य है। तो अभी तक लक्ष्य कहाँ था? डॉक्टर बनना तो भी लक्ष्य नहीं है, इंजीनियर बनना तो भी लक्ष्य नहीं है, और जो लक्ष्य समझ में आता था वो भी यूनिवर्सल नहीं था, वो भी बदल ही जाता था, किसी भी दिन बदल जाता था। तो फिर डॉक्टर एक आज ईमानदार से बेईमान हो जाए तो क्या ही बुराई है? क्यों? ईमानदारी में लक्ष्य मिला ही नहीं, लक्ष्य समझ ही नहीं आया। किसी कामना में वो ईमानदार था, वहां से पूरी नहीं हुई तो उसने कहा लो पैसे से ही पूरी कर ले। क्यों? क्योंकि माया, राम तो मिले नहीं तो माया ही मिल जाए। तो माया मिली ना राम वाली स्थिति थी, तो राम तो मिलते नहीं तो माया ही मिल जाए। तो वहां से स्थिति कहाँ आई? यहाँ आई कि चलो फिर पेट ही काट लो। फिर फोटोग्राफर बना, तो फोटोग्राफर बन के फोटो खींच रहा था, वहां से फोटो खींचे, क्यों फोटो खींचनी है तो पता ही नहीं था, क्या चाहिए तो पता ही नहीं था। और फिर जब पता ही नहीं है तो मैं कितना पानी ले आऊं, पता ही नहीं कहाँ धुलाई करनी तो कितना पानी ले आऊं। फिर वो लेने की चाह में अगर फोटोग्राफर पोर्नोग्राफी करने लग जाए तो फिर क्या ही बुरा है, कहाँ ही गलत है। फिर अगर एक टीचर कुछ पा लेने की चाह में उसको समझ ही ना आए और फिर बच्चों को न पढ़ाना शुरू कर दे और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना शुरू कर दे तो फिर क्या ही बुराई है और क्या ही दिक्कत है। फिर एक ऐसा इंजीनियर जिसको पता ही नहीं है वो क्यों काम कर रहा है, गया वो काम करने के लिए, क्यों इंजीनियर बना उसको पता ही नहीं है, इतना ही पता था पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है पता ही नहीं है तो फिर कितना कमाना पता कैसे चलेगा? फिर उस कमाने की चाह में अगर उसने इसमें इतना कुछ मिला दिया कि वो गिर गया, वो पुल गिर गया, तो इसमें बुराई क्या है? मैं राजनीति में गया, राजनीति में गया और मुझको पता ही नहीं है राजनीति किस लिए है, मुझको पता ही नहीं है इसका उद्देश्य क्या है। तो फिर समझ में क्या आया? समझ में इतना ही आया कि थोड़ा नाम बन जाए, रूप बन जाए, पद बन जाए, धन बन जाए, बल मिल जाए। फिर ये समझ में आया कि रूप, धन, बल, पद ये सब किसी सापेक्षता में आते हैं। मेरे पास कितना है वो अच्छा है कि बुरा इसी बात से डिसाइड होता है कि बाकियों के पास कितना है। तो फिर एक राजनीति क्या करेगा? किसी को दबाएगा, किसी से छीनेगा, तो क्या ही बुरा है? करेगा ही करेगा, वो क्या ही कर सकता है। तो फिर जितने भी प्रोफेशन थे उन सारे प्रोफेशन में अगर गर्त में जाने की तरफ बात चल रही है तो ये क्यों हो रहा है? अगर एक किसान आज यूरिया मिला रहा है तो क्यों मिला रहा है? समझ ही नहीं आ रहा उसको दूध क्यों बेचना है, दूध क्यों बेचना उसको समझ में नहीं आ रहा, और वो कितना बेचना और कैसे बेचना डिसाइड कर रहा है। फिर उसमें वो पैसे कमाने की बात कर रहा है, कितने कमाने हैं उसको पता नहीं है, क्यों कमाने हैं पता नहीं है। तो फिर वो उसमें यूरिया मिला दे तो क्या ही बुरा है, फिर उसमें वो इंजेक्शन लगा दे तो क्या ही बुरा है। तो क्या किसी किसान की गलती बोलोगे? नहीं है। क्या किसी डॉक्टर की गलती बोलोगे? नहीं है। क्या किसी राजनीतिक की बोलोगे गलती? तो नहीं है। ये गलती उन जिम्मेदार लोगों की है जिन्होंने इनको बनाया। जिम्मेदार कौन है? जिनके साथ हम बैठे हुए हैं, जो पेरेंट हैं, या जिनके साथ हम डेली रहते हैं, जो टीचर्स हैं। पेरेंट्स और टीचर चाहेंगे तो ये चीज पहुंच जाएगी। इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स का पहुंचना सनना बड़ा जरूरी है। तो बात क्या आई? जैसे ही हमको ये पता चलेगा कि मेरा लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है, और एक्चुअली ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद, और ये सुख, शांति, संतोष, आनंद केवल और केवल समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व से ही मिल सकता है। जिस दिन ये समीक्षा हो जाएगी उस दिन फिर किसी और तरीके से जाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जिस दिन ये समीक्षा हो गई कि मुझे दिल्ली से बंबई जाना है और बंबई इसी दिशा में है, पता ही चल गया कि मुंबई से दिल्ली साउथ वेस्ट में है, पता ही चल गया, तो मैं किसी और तरफ कैसे जाऊंगा? जाने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो जिस दिन पता चल जाएगा तो उस दिन फिर इन सब उल्टी सीधी चीजों को काम करने का कोई मतलब खत्म हो जाएगा। तो मानव लक्ष्य समझ में आए बिना, मानव लक्ष्य को जाने बिना किसी और चीज में लग जाना ही पाप है। बताओ, ये बात समझ में आई? कौन रिपीट करेगा इसको? कौन रिपीट करेगा इसको? कहाँ गड़बड़ी हो रही है? ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व से क्या बात बन रही है और गड़बड़ी कहाँ हो रही है आज तक? रिपीट करो, किसने, कौन रिपीट करेगा? बताओ, मैंने क्या बताने की कोशिश की? क्योंकि हमारा लक्ष्य एक नहीं है। ठीक है। एक लक्ष्य मतलब हमारे लक्ष्य हैं, लेकिन हर पॉइंट के लक्ष्य अलग अलग हैं। अगर हम लोगों को अस्तित्व के बारे में पता चले तो एक लक्ष्य होगा, और एक लक्ष्य से फिर हमारे सारे लक्ष्य डिसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो लक्ष्य नहीं होने से गड़बड़ी क्या हो रही है? क्यों गड़बड़ी हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? सर हम उल्टी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। गलती हर प्रोफेशन में हो रही है, किसी को नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कितना चाहिए। तो इसीलिए उसके सामने जो भी रास्ता आ रहा है वो सिर्फ उसको जोड़ी जा रहा है कि और पैसे आ जाएं, यहाँ से आ जाएं, वहां से आ जाएं, जो भी उसको रास्ता दिख रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सही गलत है क्या। करेक्ट, क्योंकि सही और गलत किसी लक्ष्य के प्रकाश में ही तय होगा, है ना? किसी उद्देश्य हर में ही तय होगा।
हाँ जी। हाँ, हर तरफ से वो सुख शांति पाने के लिए दौड़ रहा है केवल, और वही उसे नहीं मिल रहा है। तो उसको कैसे गलत कह सकते हैं? कुछ गलत कह सकते हैं? वो बिल्कुल ऐसा समझिए कि बिन जल मछली की तरह है। अब अगर किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दो और पानी से बाहर निकली पड़ी हो, उस समय उसका क्या हालत होगी? उस समय उसको मॉरल साइंस बताओ, सुनेगा? डर उसके ऊपर काम करेगा, लालच उसके ऊपर काम करेगा, आस्था उसके ऊपर काम करेगी, मॉरल साइंस काम करेगी? कुछ भी काम नहीं करता उसके ऊपर। वो जल बिन मछली की तरह तड़प रहा है। उसको जो बताते हो थोड़ी देर के लिए करता है, फिर वो वहीं पहुंच जाता है जहां था। हो ही रहा है। तो वो तड़प रहा है और वो कुछ ना कुछ करेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। इसीलिए कहा अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। क्योंकि अस्तित्व स्थिर है, जाना तो कहीं तुम्हें है ही नहीं, मर सकते ही नहीं हो, मरने का कोई जुगाड़ ही नहीं है, आओगे ही आओगे एक ना एक दिन। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 100 जन्म, 10,000 साल, 20,000 साल, किसी ना किसी दिन होगा जब तुम्हारी समीक्षा हो जाएगी, तो तुम चल जाओगे। तो इसी समीक्षा के रास्ते में ही ये समीक्षाएं शुरू हुई। समीक्षाएं कभी 5-10 हजार साल पहले पहली हुई होगी। वो पहली समीक्षा हुई होगी, उसने ढूंढा होगा, उसी रास्ते पे चलते 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 आज उस 10,000 साल की यात्रा में हमारे पास इस मध्यस्थ दर्शन के नाम से, इस प्रकृति को इस अस्तित्व के रूप में, इसके अध्ययन के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। अब इसको पढ़ के हम काम कर सकते हैं। फिर नागराज जी ये कहते ही हैं कि अगर इससे भी जीना नहीं हुआ, ये मैं देख रहा हूं, मैं इससे जी पा रहा हूं, मैं बता सकता हूं इससे जीना हो सकता है, आप जी पाएंगे, इसको समझ लीजिए, प्रस्ताव के रूप में आपके सामने। लेकिन वो यहाँ ये भी कहते हैं कि अगर इससे जीना नहीं होगा तो मानव रुकेगा नहीं, एक और अनुसंधान आएगा, आएगा ही आएगा। अगर इससे जीना नहीं हुआ तो आपके पास प्रस्ताव के तौर पे है, देखिए जीना होता है कि नहीं होता है। बताओ क्वेश्चन। नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है, चलो आगे। चलो, तुमको क्या दिखा, क्या लिखा है बोर्ड पे? ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर सबकी सबकी नहीं, चलाता है। सबको है, सबको है, हाँ, सबको ईश्वर चलाता है। सबको चलाता है। ईश्वर सबको बनाता है। ईश्वर सबको नियंत्रित करता है। करता है, वो थोड़ा टाइपो एरर है। कलीन करता है। वर्सेस ईश्वर में होने मात्र से होता है। करेक्ट। अब ये 2 शिफ्ट है, बहुत बड़े बड़े 2 शिफ्ट हैं। अब देखो यहां से 2 शिफ्ट आए। जैसे मुझे ये समझ में आया कि मैं एक जीवन हूं और इस शरीर से अलग हूं। अभी तक भी ये कहा जाता था और जमती नहीं थी, समझ भी नहीं आता था। लोग आत्मा कहते तो थे, लेकिन चूंकि इसको समझा नहीं पाते थे तो इस बात पे विश्वास नहीं होता था और समझ ही नहीं आता था। फिर समझ ही नहीं आता था, मैं अंश हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ, मैं कुछ हूँ भी कि नहीं हूँ, वही मिल जाऊंगा जाके, क्या करूंगा जाकर के, क्या नहीं होगा, सब रहस्य में चला जाता था। तो एक बार में ये भी समझ में आता था, करना क्या करना है, कुछ क्या ही करना है, वहीं तो मिल जाना है जाकर के, तो खाओ पियो मजा करो और बाद में जाके वहां मिल ही जाएंगे। तो आदमी क्या करता था, पूरी जिंदगी जो खाना पीना है खा पी लो, रात लास्ट में जो है गंगा जल पी लेंगे थोड़ा सा, और लास्ट में राम राम बोल लेंगे और उन्हीं में जाके मिल जाएंगे, फिर तो कुछ करना ही नहीं। तो यहाँ से ये सब चीजें आती थी, तो इनसे हमको जीने का स्वरूप नहीं मिलता था, समझ में नहीं आता था क्या करना है। आज क्या बात निकल के आई? आज ये निकल के आई कि मैं जीवन हूं और मैं अमर हूं, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। अब 2 छोटे छोटे से एग्जाम्पल अगर लेते हैं, क्या मान लीजिए आप जिंदगी में पहली बार और शायद जिंदगी में आखिरी बार किसी एक जगह घूमने के लिए जाएं, मान लीजिए ऊटी, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ऊटी एक जगह का नाम लें और आपको घूमना बहुत पसंद है, और मान लीजिए आप ऊटी घूमने के लिए जाएं, एक दिन का केवल टाइम है आपके पास, और एक दिन भी क्या, सुबह 10 बजे पहुंचे और शाम को 5 बजे वहां से निकल लेना है, मतलब 10 से 5 का आपके पास केवल समय है। ऊटी आप जिंदगी में एक ही बार जा रहे हैं और जाने का बहुत मन था, मतलब ऊटी के लिए आप पता नहीं कब से तरस रहे थे कि ऊटी जाना है, और ऊटी आप पहुंच गए, 10 से 5 का केवल समय है आपके पास। अब मुझे बताओ, ऊटी में आप थोड़ा बहुत घूमना चाहेंगे या सब कुछ घूम लेना चाहेंगे? ऊटी में पता है कि दोबारा नहीं आ पाएंगे, सब कुछ। सब कुछ घूम लेना चाहेंगे। अब मान लीजिए ऊटी में आपको पता चला कि 20 पॉइंट्स हैं और 20 पॉइंट्स को घूमना ही मुश्किल है 5 घंटे में, तो आपके पास असंतुष्टि बढ़ेगी कि संतुष्टि बढ़ेगी? अगर आपको ये पता चले कि मैं 5 घंटे में या 10 घंटे में कितना भी घूमूं, मैं पूरे 20 पॉइंट घूम ही नहीं पाऊंगा, तो क्या ऊटी घूमते घूमते भी संतुष्टि बढ़ेगी कि असंतुष्टि बढ़ेगी? असंतुष्टि। असंतुष्टि बढ़ेगी।
ऊटी से वापसी आते आते असंतुष्टि हो रही होगी, वापसी में जब खत्म हो रहा होगा ऊटी का टूर, 5 बज रहे होंगे, वापस आने की गाड़ी होगी, आना है ही है, आपकी मजबूरी है, आते आते संतुष्टि में आ रहे होंगे कि असंतुष्टि में आ रहे होंगे? संतुष्टि में। हम्म असंतुष्टि में। असंतुष्टि में आ रहे होंगे। एक और घटना देखो, जब वो 10 से 5 का समय है और उसी समय में मुझे बहुत कुछ घूमना है, उसी बीच में कोई आपसे आके कहे कि नहीं लाइन में लग के टिकट लो, तो आप लाइन में लग के टिकट लोगे कि लाइन को तोड़ के टिकट लोगे? लाइन को तोड़ के भी लेना चाहेंगे, क्यों लाइन को तोड़ के लेना चाहोगे? क्योंकि हमें घूमना है। घूमना है और वहाँ समय तो टाइम लिमिटेड ही है, समय तो लिमिटेड ही है। उसी समय आपसे कोई कहे नहीं नैतिक नियमों का पालन करो, तो आप नैतिक नियमों का पालन करना चाहोगे या किसी भी अनैतिक नियम को पाल कर का यूज करके और आप पूरा घूम लेना चाहोगे? क्या करोगे? घूमना चाहेंगे। अगर घूमने के नैतिकता से पता या चल अनैतिकता से, किसी भी तरीके से। तो ही उसी में किसी कोई भी घूमेंगे। तरह। उसी में कोई कहे कि नहीं, उसी में कोई कहे नहीं मम्मी पापा का सम्मान करो, और आपको साफ साफ दिख रहा है अगर मैं सम्मान करूंगा तो मैं घूम नहीं पाऊंगा, तो आप सम्मान करना चाहोगे कि सम्मान की ताक पे भी घूम लोगे? तो सम्मान की ताक पे तो नहीं घूमेंगे। मान लीजिए आपको उस समय कोई ये कहे, उस समय ये कोई कहे आपसे कि सम्मान करो, और आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं ज्यादा सम्मान के चक्कर में पड़ा, मैं यहाँ पड़ोसी के सम्मान के चक्कर में पड़ा, वहां सामने वाले के सम्मान के चक्कर में पड़ा, इस गरीब के सम्मान के चक्कर में पड़ा, इन सबको चक्कर में पड़ा, तो मैं घूम नहीं पाऊंगा। तो मैं इन सबका सम्मान के चक्कर में पड़ूंगा कि घूमने जाऊंगा? मुझे पता है एक ही बार जाना और बहुत जबरदस्ती मुझे घूमना था, बहुत मन था घूमने का, घूमे बिना मेरी जिंदगी होती नहीं। हाँ, तब हो सकता है। हो ही सकता है, दिख ही रहा है हमको। मतलब क्या हुआ? मतलब ये समझ में आता है कि ये जिंदगी मुझे 60 साल के लिए मिली है, जिस 20 साल मेरे बचपन में चले जाते हैं, 20 साल मेरे बुढ़ापे में चले जाते हैं, बच्चे 40 साल मेरे पास। उस 40 साल में हम क्या क्या कर लेना चाहते हैं? सब कुछ। सब कुछ कर लेना चाहते हैं। उस 40 साल में मुझे कोई बताया करके कि नहीं तुम सम्मान से रहो, तो हम देखते ही हैं बच्चे बाप माता पिता के सम्मान की ताक को छोड़ करके बेंगलोर भाग जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं एक ही तो जिंदगी मिली, माँ बाप तुम्हारे चक्कर में रहे कि हम लंदन जाकर के एंजॉय करें, क्या करें बताओ? तुम्हारे साथ रहे तो पूरी जिंदगी मेरी खराब है, तो हम जिंदगी खराब कर लें क्या तुम्हारे चक्कर में? अरे तुमने पाला होगा भैया, हमको बड़ा किया होगा, क्या करें? क्यों किया बड़ा? अब बड़ा कर दिया तो क्या करें? अब हम तुम्हारे चक्कर में पड़े रहें, हम जिंदगी जिएंगे कि नहीं जिएंगे? तो बाप कहता है जा बेटा जा, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, कहता ही है, कह ही देता है। फिर ऐसे में कोई कहे कि नहीं बड़ा मकान मत बनाओ, अरे बड़ा मकान वो कैसे ना बनाए, कैसे ना बनाए बड़ा मकान वो? तो जब उसको समझ नहीं आता है कि वो कितने दिन के लिए यहाँ पर है, वो समझ में नहीं आता है किस चीज के लिए वो यहाँ पर है, तो आपाधापी से, इस भाग दौड़ से क्या उसके बाहर आने का कोई तरीका है? नहीं। है ही नहीं। फिर आप चाहे जितने मॉरल साइंस दे दो, चाहे कितनी कहानी पढ़ा दो, चाहे कुछ कर दो, कल बात हो रही थी ना कि कैसे पता लगता है इससे जीना होता है? इससे जीना ऐसे होता है क्योंकि समझ में आ जाता है कि जीना क्यों है। इससे पहले साफ मॉरल साइंस चल रही थी। अब कैसे कोई मुझे समझाएगा? 1 घंटे मेरा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, 5 मिनट में बोर्ड का एग्जाम चालू होने वाला है, 10 मिनट की मैं दूरी पे खड़ा हूँ, 5 मिनट में मुझे पहुंचना है वहां पर, उस बीच में तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो? कैसे होगा भाई, कैसे होगा? जब समय की कमी होती, आपने कभी देखा है कोई काम जल्दी जल्दी अगर करना होता है तो हम एक अलग सी टेंशन में आ जाते हैं। कभी कभी अगर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम होता है और मैं बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना होता है और बच्चा बीच में आ जाता है तो मैं डांट के भगा देता हूँ उसको, होता है कि नहीं होता? होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, उस समय उसी बात पे मुझे गुस्सा आ जाती है जिस बात पे मुझे नॉर्मली गुस्सा नहीं आती। हाँ, ऐसा भी होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जब मुझे जल्दबाजी होती है, जब मुझे किसी चीज को पा लेने की हड़बड़ी होती है, तो उसमें मेरा जो व्यवहार है, मैं मेरा जो कंडक्ट है वो असहिष्णु हो जाता है। उस असहिष्णुता में क्या होता है कि मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर जाता हूँ। आज देखो, आज आप हर अगले दिन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, जरा सी भी अगर कोई बात हो जाए तो आदमी झेलने को तैयार नहीं है। इतनी असहिष्णुता बढ़ गई है कि अगर एक शब्द भी कोई बोल दे उल्टा सीधा तो आदमी मारने को तैयार है, मरने को तैयार है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसा मरने मारने को तैयार क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको कुछ चाहिए और चाहिए की तीव्रता बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अब टीवी पे देख रहा है, इंस्टाग्राम पे देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है, उसको लगता है इसी से जीना होगा यार, उसको लगता है इसी ड्रेस से जीना होगा। आज अपने बच्चे को किसी ड्रेस के लिए मना करके देखो,
मना तो करो कभी बच्चे को ड्रेस के लिए, बच्चे को जूते के लिए मना करके देखो, उसको लगता है इसी से तो जीना हो रहा है, तुम आके बीच में खड़े हुए हो कह रहे हो इससे जीना नहीं होगा। और इतनी बड़ी तो जिंदगी है, इतनी बड़ी जिंदगी। फिर आपको रीलें भी दिखती हैं, कैसी रीलें दिखती हैं? वो एक आती है लड़की है, एक लड़का आता है, वो कहता है एक ही तो जिंदगी है, इस जिंदगी में मैं सबके सुनूं, ये नहीं होगा भाई, मैं सबके नहीं सुन पाऊंगा, एक ही जिंदगी। फिर एक मूवी भी आ जाती है और मूवी का नाम होता है जिंदगी न मिलेगी दोबारा। अब जिंदगी न मिलेगी दोबारा जैसी अगर मूवी आ जाती है तो मेरे मन में क्या आता है, फिर जाके मैं भी कूद लूं, फिर जाके मैं भी खा लूं, फिर जाके मैं भी छीन लूं, फिर जाके मैं भी समेट लूं, फिर जाके मैं भी कर लूं। तो चलता ही रहता है, चल ही रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे पहली चीज ये समझ में आती है कि मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए हूं और मेरा लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। वो मेरा लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद है, जिसको समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व से ही पाया जा सकता है। पहली चीज ये स्थिर करती है। ये अगर चीज स्थिर कर जाती है कि मैं शरीर हूं, सॉरी, मैं जीवन हूं, मैं शरीर को चलाता हूं, मैं अमर हूं, मुझे सुख, शांति, संतोष, आनंद चाहिए, जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व से मिलता है। अगर ये चार चीजें स्थिर कर जाएं तो कितनी गड़बड़ियां बचेंगी? कोई नहीं। कोई बचती नहीं। ये चार चीजें स्थिर हुए बिना हम गड़बड़ियों को खत्म करने की प्रयास में लगे हुए हैं, जो संभव नहीं है, बढ़ती जाएंगी, घट नहीं सकती। ये बात समझ आती? जी। इस बात पे अगर इतनी पे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। ये एक डायमेंशन समझ में आता है, इस पूरे दर्शन से पहला डायमेंशन। इस पे कोई क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? अब हम रूट पे पहुंचने, आखिर ये सब चीजें क्यों चल रही, हम किसी को गलत सही क्या ही कहेंगे, बात बिल्कुल रूट में समझ में आ रही, गलती है कहाँ। दूसरा दूसरा हमको ये समझते हैं, यहां से ये बहुत हल्के से समझ में आता है कि कोई चला नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई मेरे लिए कहीं नहीं बैठा है जो कुछ करेगा। अभी तक क्या होता था, कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई बैठा है जो मेरे लिए कुछ करेगा। अभी क्या समझ में आता है? अब ये समझ में आता है कि सब कुछ मूल ऊर्जा में होने के कारण नियमबद्ध है, मुझको खुद समझना है, खुद करना है। जब मुझे समझ में आता है कि कोई मेरे लिए कुछ कर देगा तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ इस अपेक्षा में कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा। फिर मुझे लगता है कोई तो बैठा ही है, फिर मैं कुछ भी कितना भी उल्टा सीधा कर लूँ, गंगा नदी में जाके नहा लूंगा तो बात बन जाएगी। तो जब मुझे लगता है कोई मेरे लिए कुछ कर लेगा, इससे निष्कर्म आ जाता है कि हम काम नहीं करते हैं, अकर्मण्यता आ जाती है। और दूसरा, जब मुझे लगता है कि इसके उपाय हैं, गलत कर्म कर लूँ उसके उपाय हैं, तो फिर जाकर मैं उसको पुण्य कमाने के लिए लग जाता हूँ। तो यहाँ से हल्के से समझ में आता है, कोई कहीं नहीं बैठा है, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, तुमको खुद कुछ करना है। जितना काम था वो काम ऑलरेडी हो चुका है, अस्तित्व है, अस्तित्व स्थिर है, उसमें नियम हैं, संबंध पहले से हैं, हमको पहचानने हैं और निर्वाह करना है। अब मुझे खुद काम करना है, ये समझ में आता है। जैसे ये दो चीजें समझ में आती हैं, इसके बाद अब मैं वाकई स्वतंत्र होता हूं। अब पहली बार ऐसा होता है जब मेरे अंदर स्वराज स्थापित होता है। अब पहली बार ऐसा होता है जब मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। अब पहली बार ऐसा होता है जब मुझे जीने का विश्वास जमता है और मैं किसी के साथ जी पाऊंगा, ऐसी मेरे अंदर योग्यता की फूट होती है। पहली बार योग्यता बढ़ना शुरू होती है। बताओ, ये दो एंड समझ में आए? यस सर। बताओ क्वेश्चन इन दो एंडो पे या कहीं पे क्वेश्चन अभी तक? सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी और का कोई क्वेश्चन? फिर सर हमको अस्तित्व को समझना ही अभी मतलब हमें कुछ करना नहीं है, उसको समझना ही मतलब समझने समझना से ही साथ। करना, समझना ही करना है। पहले समझना ही हम्म। करना होता है, फिर उस समझ के कुछ करना होता है। पहला तो काम समझने के लिए होता है। जैसे पहले बच्चा क्या करता है, एडिशन को समझता है, फिर एडिशन से कुछ करता है। तो पहले एडिशन को समझता है, फिर एडिशन की समझ से कुछ काम करता है। तो पहले मुझे क्या करना है, अस्तित्व के नियम को समझना है,
फिर उस समझ से आगे जिंदगी जीनी है। तो यस कहें सर। करना कुछ नहीं है, करना ही तो सब कुछ है। पहले करना है, अस्तित्व को समझना है पहले। हाँ समझना है, पहले पहले समझने का काम करना है, और यही होता ही है। आप देखो ना, एक बच्चा आता है, एक बच्चा पहले 25 साल समझता ही तो है, पहले 25 साल स्कूल में रहता है तो क्या करता है, समझता ही तो है ना। करने का काम तो 25 साल के बाद हम उसको देते हैं। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि 25 साल तक हम उसको कुछ दे ही नहीं पाते, क्योंकि 25 साल की हमारी मक्कारी होती है, 25 साल की हमारी नाकामी होती है। इसका भुगतान बच्चा बच्चे 60-70 साल करता रहता है, और बेचारा पूरी जिंदगी समझने के लिए लगा रहता है। समझने के लिए तो उसने पूरे 25 साल दिए थे भाई, पूरे 25 साल समझने के लिए दिए थे। उस 25 साल में तुम नहीं समझा पाए, इसीलिए तो उसको 26वें साल समझना पड़ रहा है, वरना समझने का काम तो पहले 25 साल में खत्म हो जाना चाहिए था। इसके बाद तो करने का काम बचना चाहिए था कि नहीं था? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। करेक्ट। वहां चूक है, इसीलिए पूरी जिंदगी हम समझने में लगा रहे हैं। तो पहले 25 साल, पहले 20 साल जो बच्चा है वो हमारे पास है, पढ़ रहा है, समझने का ही काम कर रहा है, और कोई काम ही कहाँ कर रहा है। वहां हमने सिखाया केवल पैसा कमाना, और तो कुछ सिखा नहीं पाए। गाड़ी बनाना सिखाई, कार बनाना सिखाई, ये सिखा नहीं पाए क्यों बनानी, क्यों बनानी सिखा नहीं पाए। कार बनानी सिखा दी तो किसी को कुचल रहा है, क्यों बनाना है सिखा नहीं पाए। परमाणु बम बनाना सिखा दिया तो किसी को फोड़ रहा है, क्यों बनाना सिखा नहीं पाए। बंदूक बनाना सिखा दी तो बंदूक से किसी को मार ही रहा है, हो ही रहा है। बताओ सकीना। सर अगर हम ऐसे सोचते हैं कि हम अमर हैं, और फिर ऐसे नहीं लगता कि बहुत टाइम है, जैसे जो आलसी होते हैं वो कहते हैं बहुत टाइम पड़ा है ये चीज करने में, जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है, अब बहुत टाइम है एग्जाम होने में, तो जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे, जब प्रेशर पड़ेगा तब करेंगे। देखो, तो नासमझ आदमी किसी ना किसी इनसिक्योरिटी से ही काम करता है। ना समझ के लिए इनसिक्योरिटी ही मोटिवेशनल टूल है, या कहें मोबिल ऑयल है। वो कोई भी इनसिक्योरिटी हो, जैसे कहते ही हैं लोग, क्या कहते हैं, अगर चाह ही नहीं होगी पैसे की तो कोई काम कैसे करेगा, चाह ही नहीं होगी तो काम कहते ही हैं लोग। तो उनको क्या हो गया, इनसिक्योरिटी में डर नहीं होगा तो काम कैसे होगा, डर तो चाहिए होगा, भय तो चाहिए होगा। यहाँ पर क्या बात हो रही भैया, यहाँ पर बात हो रही है आपको ये समझ में आ जाए कि क्या है। अब अपने बच्चे के साथ आप काम करते हो, कैसे करते हो, डर से करते हो कि समझ से करते हो? समझ समझ। से। समझ से करते हो। पूरा दिन बड़ा होता है, पूरा ही दिन होता है, खाना खिला ही सकते हैं, फिर भी समय पे खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? हाँ खिलाते हैं सर। नहीं नहीं, पूरा दिन बड़ा है मत खिलाओ। क्यों खिलाते हो समय पे? क्यों खिलाते हो? क्योंकि व्यवस्था की समझ होती है। व्यवस्था की समझ ना होने पर, व्यवस्था की समझ ना होने पर समझ ही नहीं आता है क्या करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कब करना है। व्यवस्था की समझ होने पर ये पता चलता है क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, एक्सीलेटर कब दबाना है, स्टीयरिंग कब लगाना है, पहला गियर कब डालना है, छठा गियर कब डालना है। और व्यवस्था नहीं पता होता है तो क्या होता है, पता ही नहीं कब क्लच दबा दिया, कब ब्रेक दबा दिया, कब यह दबा दिया, दबाऊं कि ना दबाऊं, खाली बैठा रहूं कि नहीं बैठा रहूं। तो व्यवस्था की समझ होती है तो हर चीज में सिंक्रोनाइजेशन आ ही जाता है, और अपने आप ही आता है। तो व्यवस्था होने पर, समझ में आने पर, मुझे मेरी उपयोगिता समझ में आने पर, उस व्यवस्था में मेरा रोल समझ में आने पर, मेरा खाली बैठना होता ही नहीं। ओके। तो मैं पूछूं? पूछो ना। सर आपने कहा कि मतलब कोई ईश्वर की मर्जी से कुछ नहीं चलता, ईश्वर के होने मात्र से सब होता है, तो सर कहीं पर ऐसा क्यों होता है कि बहुत कुछ मेहनत करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, और कोई जगह कोई होता है जो बहुत कम मेहनत करने पे भी उससे बहुत अच्छा मिलता है? तो फिर ये ठीक क्या है, क्यों होता है? ठीक है, ठीक है, नसीब जैसा कुछ क्यों नहीं होता क्या? ठीक है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल, शायद आप नहीं होंगे फिर, तो शायद कल की क्लास आपने मिस की होगी, नहीं मिस की थी तो फिर भी एक बार ध्यान दिला देते हैं उस बात को। हमने ये बात किया था क्या, कि गलत इच्छा कभी पूरी नहीं होती, सही इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। हाँ मैं थी कल, पर लाइक अब जब आप बोल रहे हम हो, गौर जब आप से बोल रहे देखते हो हैं जब आप कि बोल रहे हो जब आप बोल रहे हो किसी को कुछ अच्छा मिल जाता है, किसी को बुरा मिल जाता है, तो अच्छा मतलब बताओ। फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं जो बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाते पर फिर भी उनके पास बच्चे होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चों की नीड मतलब उन्हें चाहिए होते हैं, पर वो लाइक कुछ तो मेडिकल वो या कुछ किसी होता है किसी कि वो नियम से हो रहा होता है कि किसी बिना नियम से हो रहा होता है? अगर बच्चा किसी का नहीं हो रहा है
तो किसी नियम से नहीं हो रहा है या ऐसे ही नहीं हो रहा है? मतलब हाँ, अगर कुछ बच्चा किसी का मेडिकल नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई कंडीशनिंग फैक्टर होती ही है। काम कर रहा होगा ना, कोई ना कोई नियम ही काम कर रहा होगा। ठीक है, तो जब नियम की अस्वीकृति हम करते हैं तो हमको लगता है कोई कहीं बैठा होगा जो गड़बड़ कर रहा है। जब हम बोलते हैं नियम, भाई बच्चा मेरा हो रहा है या बच्चा मेरा नहीं हो रहा है, दोनों ही किसी नियम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब मुझे घटना के नियम समझ में आ जाने लगते हैं तो मुझे घटना स्वीकार होने लग जाती है। अब कहने का मतलब है प्रकृति अपने नियम से चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बच्चे होंगे कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे 10 बच्चे होंगे कि 20 बच्चे होंगे, उसको क्या ही फर्क पड़ रहा है। प्रकृति तो नियम से चल रही है। चूंकि प्रकृति नियम से चल रही है इसीलिए हमने उसको क्रूर बोला। क्या बोला? क्रूर। क्रूर बोला। जैसे एक ऑफिस में एक बॉस बैठा हुआ है, एक स्कूल एक प्रिंसिपल बैठा हुआ है, वो बिल्कुल नियम से काम करे। 9 बजे आ जाओगे तो ले लेंगे, 9 बजे नहीं आओगे तो नहीं लेंगे। एग्जाम के टाइम पे आ जाओगे तो ले लेंगे, एग्जाम के टाइम पे नहीं आओगे तो नहीं लेंगे। तो हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं? क्रूर है। क्रूर है। ठीक है। क्यों क्रूर है? क्योंकि मेरी नियम के विरोध में जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, तो मेरे लिए क्या लगने लग जाता है? वो क्रूर लगने लग जाता है। तो प्रकृति कैसे चलती है? नियम से कि बिना नियम से? नियम से चल। वो तो नियम से ही चल रही है। अब वो नियम तुमको स्वीकार नहीं है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए प्रकृति नियम बदल दे। तो तुम क्या बोलते हो? प्रकृति बहुत क्रूर है। कहते हैं ना, लोगों ने सुना है ना प्रकृति बहुत क्रूर है, सुना ही है, प्रकृति में क्रूरता ही हाँ। चलती है। तो क्यों क्रूर है? प्रकृति अपने नियम से चल रही है। अब दो लोग ऐसे मिल गए जिनके में बायोलॉजिकल कुछ फॉल्ट था, वो बायोलॉजिकल फॉल्ट था इसलिए बच्चा नहीं हुआ। अब ये नियम से हो रहा है। अब अगर बाई चांस वो कोई नियम में जो भी गड़बड़ी होगी, अगर उसको आप ठीक कर लोगे तो हो ही जाएगा, और नहीं ठीक कर लोगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर नियम स्वीकार हो जाएगा तो वो जाकर के, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो जाके ले आएगा। अब अपना ही बच्चा चाहिए, नियम के विरोध में चाहिए, मेरी ही कोख से आया होना चाहिए, मेरे ही वीर्य से पैदा हुआ होना चाहिए। तो फिर नियम अगर वो नहीं है तो नियम का विरोध ही दुख है। तो उसने दुख को चुना कि अस्तित्व ने उसको दुख दिया? उसने चुना। उसने चुना। कैसे चुना? क्या करके चुना? नियम के विरोध करके। नियम के विरोध में जाके चुना। तो जैसे ही मुझे नियम समझ में आता है, मुझे समझ में आ जाती है बात। तो जब इस बात को, जो आपने बात बोली, इसको अगर और थोड़ा फैला के देखें, तो फैला के देखें तो लोग क्या बोलते हैं? वो चोरी करता था, वो चोरी करता था, उसका 10 मंजिला मकान है। ठीक। और यार बताओ, मैं यार इतना अच्छा आदमी था, मेरे पास 1 मंजिल का मकान भी नहीं है। होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ, होता है। अब इसको क्या बोलोगे? उसके साथ तो अच्छा घट रहा है, इसके साथ तो बुरा घट रहा है। अब अच्छा और बुरा हमने माना इस बात से था कि उसके पास ज्यादा सामान है, इसके पास कम सामान है। ज्यादा सामान बराबर अच्छा, कम सामान बराबर बुरा। तो पर वो यही ज्यादा सामान के साथ भी खुश है कि नहीं, वो हमें नहीं पता है, ये तो आप पता ही क्या नहीं फिर है। बताओ। वो तो पता ही नहीं, तो होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से नहीं ही होगा, क्योंकि खुशी तो समाधान से ही मिलती है। खुशी तो समाधान से ही मिलती है, वो तो नहीं ही होगा। ये बात तो समझ ही में आ रही है, क्योंकि हमने देखा ही है जितना भी उसके पास पैसा है उस, क्योंकि अगर पैसे से खुशी मिलती, देखो, अगर पानी से प्यास बुझती है, नियम है, तो किसकी किसकी बुझती है? सबकी पूछती है। सबकी बुझती है। तो अगर पैसे से सुख मिलता होता तो किसको किसको मिलता? सबको ही मिलता मिलता। होता तो सबको सबको ही मिलता, पर मिलता। नहीं मिल और रहा है। नियम कोई चीज है कैसे नहीं पता चलती कि 100 में से, करोड़ में से, 10,000 करोड़ में से, 10 लाख में से, या ट्रिलियन में से भी अगर एक जगह भी वो टूट गया तो वो नियम नहीं है। एक जगह भी टूटा तो वो नियम नहीं है। ठीक बात समझ में आती है? नियम का मतलब क्या? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक। सार्वकालिक, सार्वदेश। ठीक। तो ये बात समझ में आती है, साफ साफ दिखता है। 10,000 करोड़ का आदमी सुसाइड कर रहा होता है। अब 10,000 करोड़ का मालिक अगर सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो खुशी था कि वो खुश था कि दुख में था? दुख में था उसी। दुख में था। तो इसका मतलब ये तो बात क्लियर हो गई पक्का कि 10,000 करोड़ तक तो कम से कम पैसा सुख नहीं देता। अब ये बात ठीक है, हो सकता है 12,000 करोड़ में देता हो, तो 12,000 करोड़ वाला चेक करो, तो दिखता है 12,000 करोड़ वाला भी ऐसे ही मुझे दिखता है। फिर चलो 12,000 करोड़ तक तो नहीं दिखता, एक बार 20,000 करोड़ चेक करो, हो सकता है 20,000 करोड़ में देता हो, तो आपको 20,000 करोड़ वाला भी दिखता है। तो अगर अगर पैसा सुख देता तो सबको देता कि किसी एक को देता? देता तो सबको देता। देता तो सबको देता। अब ये समझ में आ गया कि इतना ही हो सकता है कि किसी ने पैसा ज्यादा इकट्ठा कर लिया, किसी ने पैसा कम इकट्ठा कर लिया, किसी ने मकान ज्यादा बना लिया, किसी ने मकान कम बना लिया, किसी ने उसके लिए चोरी कर ली, किसी ने उसके लिए सही, मतलब आमतौर पर जो सही काम कहते हैं आप, वो सही काम कर लिया। अंतर क्या है? किसी के पास सामान ज्यादा, किसी के पास सामान कम।
और हम क्या बैठ के बोलते हैं, यार ये बताओ इतना बुरा आदमी था, इसके बाद भी इसको खुश है। खुशी बराबर हमने क्या माना, ज्यादा सामान। दुख बराबर क्या ज्यादा माना, कम सामान। लेकिन जरा अंदर झांक के देखो, दोनों ही खाली हैं, दोनों ही उतने ही खाली हैं। आप जितने खाली हैं, मैं जितना खाली हूं, अंबानी भी उतना ही खाली हो सकता है हम लोग से ज्यादा खाली हूं। ठीक है, हाथ में अल्टीमेटली कुछ नहीं आया, तो 10,000 करोड़ हो या 20,000 करोड़ हो। ठीक है, तो जब हमको लग जाता है कि ये कोई चला रहा है बैठा हुआ, जैसे ही लग जाता है कोई चला रहा है बैठा हुआ, तो क्या काम शुरू हो जाता है, फिर ये काम शुरू हो जाता है। देखो अभी भी अगर आप किसी से प्रेरणा मांगते हो तो किस बात की बुराई है, भाई मैं मंदिर जाऊं, आप मस्जिद जाओ, कोई गुरुद्वारा जाए, कोई चर्च जाए और वहां जाकर के प्रेरणा मांगो, उसमें क्या ही बुराई है, उसमें तो कोई बुराई नहीं। आप जाओ वहां पर प्रेरणा मांगो, लेकिन वहां पर जाके जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये कर देना, समस्या सब यहीं से पैदा हो जाती है। तो क्या दिक्कत है वहां जाने में, प्रेरणा मांगने में कोई दिक्कत है कि वो मेरे लिए कुछ कर देंगे ऐसे भाव में आ जाने से दिक्कत है। वो मेरे लिए ही कुछ कर देगा इस भाव में आने से दिक्कत हो रही है। अभी कौन कह रहा है 5 टाइम की नमाज पढ़ो, पूरे 9 व्रत रहो, पूरे 30 रोजा रहो, सब कुछ करो, खूब करो, क्या ही दिक्कत है करने में, कर लो, कुछ अच्छा ही होता है। अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखोगे तो रोजा, 30 दिन का रोजा तो कितनी अच्छी चीज है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ यार, अगर 30 दिन का रोजा मुझे रहने को मिल जाए बाई चांस, तो मैं फिट ही रहूं। या 9 दिन का व्रत अगर 4 बार होते हैं साल में अगर रह लूं, तो वाकई में फिट ही रहूं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हफ्ते में 2 फास्ट कोई रख रहा है तो फिट ही रहेगा कम से कम। आज महाशिवरात्रि है, उसका फास्ट अगर कोई है और ऐसे फास्ट वो रखता है तो फिट ही रहेगा। तो भाई देखो, तो क्या ही बुराई है उसमें आते। लेकिन जब मैं फास्ट इसलिए रखता हूं कि कोई कहीं बैठा खुश हो जाएगा और वो मुझे कुछ दे देगा, तो यहां से कितनी समस्याएं बढ़ जाती हैं, बहुत समस्या बढ़ जाती है, हम बहुत कुछ आस समस्या में बढ़ जाती रहते हैं, नहीं मिलती तो फिर दुख होता है कि यार बहुत ये नहीं समस्या हुआ। है। फिर हमने लोगों को भक्त बनते देखा, लोगों को भक्त बन के लाइन में लगते हुए लेट लेट के जाते देखा, और उसी आदमी को भगवान को गाली देते देखा, वही आदमी भगवान को गाली देते देखा उसी आदमी को। क्यों? क्योंकि वो एक इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई। तो उसके लिए भगवान भी एक साधन था। तो क्या बोला गया, किसी अगर उच्च जीवन से प्रेरणा मिल रही है, भाई ईश्वर जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, अभी हम लोग आगे समझेंगे ना, देवी देवता क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं। तो अगर किसी अच्छे जीवन से, जो जीवन मुझसे बेहतर समझ में है, आज शरीर रूप में नहीं है, कभी शरीर रूप में था, शरीर रूप में नहीं है, जीवन रूप में तो रहेगा ही रहेगा, वो जीवन रूप में रह के जिस जीवन की समझ मुझसे ज्यादा है, अगर वो जीवन मुझे कुछ प्रेरणा दे देता है, इसमें कोई बुराई है भाई? तो मंदिर जा रहे हो उसमें किस बात की बुराई, तुम जाके 2 फूल चढ़ा दे रहे हो उसमें किस बात की बुराई, जाके मस्जिद में नमाज पढ़ ले रहे हो किस बात की बुराई? तो अभी आपकी इस बात से भी बुराई, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। वरना घरों में इस बात की पता नहीं कितने लड़ाई झगड़े हैं कि तुम्हारे गुरु कुछ और है, मेरे गुरु कुछ और है, तुम्हारा धर्म कुछ है, मेरा धर्म कुछ और है, इनका कुछ और है, इनका कुछ है, इनका संप्रदाय कुछ और, उनका संप्रदाय कुछ और। अभी समझ में आया, धर्म एक है। क्या? धर्म ठीक है। एक है, मत अनेक है। समझेंगे भी इसको आगे, धर्म क्या होता है। अभी धर्म कहाँ समझा, तब समझ में आएगा, धर्म एक है, मत अनेक है। और उस मत में मैं पर घर यहाँ चला एक जाता हूँ तो क्वेश्चन अभी रह गया मेरा, क्या नसीब नहीं होता कुछ भी? नसीब का मतलब क्या, नसीब से एक क्या बार समझते आपने हैं? कुछ कहा था, नीति प्लस नियति, ऐसा कुछ था पर। तो नीति, नीति तो नियति बराबर क्या होता है? नियति जब हम बोलते हैं, नियति बराबर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? देखो, नीति जब हम बोलते हैं ना, मेरी नियत, नियत प्लस नीति बराबर नियति। ठीक है, जब मैं बोलता हूं नियति, नियति नहीं अच्छी है, रिजल्ट नहीं अच्छा है, तो रिजल्ट नहीं अच्छा का मतलब क्या हुआ, मेरी नियत में दिक्कत है, नियत मतलब मेरी समझ में दिक्कत है, और मेरी नीति में दिक्कत है। तो अगर समझ और नीति दोनों में, इसीलिए सूत्र है, सूत्र क्या है कि एक भ्रमित व्यक्ति कर्म करते समय तो स्वतंत्र होता है, लेकिन फल भोगते समय परतंत्र होता है। जब हम बोलते हैं कि भाई मेरा क्या किस्मत खराब है, किस्मत खराब मतलब फल खराब है, यही तो बोलते हैं। किस्मत खराब होने का मतलब क्या हुआ, फल खराब है। तो इसके लिए सूत्र क्या आता है, एक भ्रमित व्यक्ति कर्म करते समय तो स्वतंत्र होता है, फल भोगते समय परतंत्र होता है। जब फल भोगते समय परतंत्र है तो कभी फल उसके हिसाब से है, कभी उसके फल हिसाब से नहीं। तो जब हिसाब से हो गया तो उसने क्या बोला, किस्मत अच्छी है, और फल हिसाब से नहीं हुआ तो क्या बोला, किस्मत खराब है। तो एक भ्रमित व्यक्ति कर्म करते समय तो स्वतंत्र होता है, फल भोगते समय परतंत्र होता है। वहीं एक जागृत व्यक्ति कर्म करते समय भी स्वतंत्र होता है, फल भोगते समय भी स्वतंत्र होता है।
अब मैं चाय बनाने जाता हूँ, चाय बनाने जाता हूँ, चाय बनती ही है। क्यों? मुझे उसकी समझ होती। मैं चाय बनाने जाता हूँ, चाय बनती ही है, मुझे उसकी समझ होती है। अब मुझे बताओ क्या होगा, क्या ऐसा होगा कि मैं चाय बनाने जाऊं ना बने? और यही हो सकता है गैस खत्म हो जाए। अगर गैस खत्म हो जाए तो ये किस्मत खराब है कि नियम है? नियम है। नियम है। मैं जाऊं चाय बनाने के लिए, बाई चांस ऐसा हुआ मैं चाय बनाने के लिए गया और जिस फ्राई पैन में बना रहा था वो फ्राई पैन ही फट गया। अब फट गया तो वो नियम से फटा कि मेरी किस्मत से फटा? नियम से ही होगा, मतलब कुछ खराब नियम होगा से ही तभी फटेगा, फटेगा। वो नियम से ही फटेगा। अब ये अलग बात है कि जब मैं बनाने गया था तभी फट गया था, बिल्कुल अलग बात थी, वरना वो नियम से ही फटा। अब अगर नियम चल रहे हैं और मैं चाय बनाने जाऊंगा तो चाय बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ही बनेगी, ना बनने का बनेगी। सभी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब मुझे समझ होती है चाय के लिए मैं जागृत हूं, अगर मैं चाय के लिए जागृत हूं, चाय के लिए अगर मैं जागृत हूं, तो फिर मैं उसके फल भोगते समय भी स्वतंत्र हूं, तो मुझे पता ही है चाय बनेगी बनेगी, ना बनने का कोई मतलब ही नहीं। और अगर नहीं बनेगी तो भी मैं स्वतंत्र हूं, मुझे पता है इसके पीछे कोई ना कोई नियम है, मैं देख ओ हो इस कारण नहीं बनी, ठीक है। नियम स्वीकार, इसका मतलब स्वतंत्रता है। नियम ही स्वीकार नहीं होते। तो जागृत व्यक्ति को सारे नियम पता होते हैं, नियम स्वीकार होते हैं, वो नियमों से लड़ाई नहीं करता। इसीलिए जागृत व्यक्ति कर्म करते समय भी स्वतंत्र है और फल भोगते समय भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। उसको नियम पता है, नियम पता है तो वो स्वतंत्र ही है। कैसे नहीं स्वतंत्र है? स्वतंत्र ही है वो। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। चलो, क्या लिखा है? कण कण में ईश्वर है। अभी तक हम कहते ही थे कण कण में ईश्वर है। अब क्या समझ में आया? कण कण में तो ईश्वर है ही है, ईश्वर में भी कण कण है। कण कण में ईश्वर है और ईश्वर में कण कण है, मतलब कण कण ईश्वर के अंदर है और कण कण में भी ईश्वर है। समझ में आ रही बात? यस सर। कण ईश्वर से बाहर निकले ये संभव ही नहीं। कण कण में ईश्वर है, ईश्वर में कण कण है। ये बात ठीक हुई, पूरी हुई। अभी तक क्या कहते थे? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, अभी तक ये होता था। क्या निकल के आया? ब्रह्म सत्य है, जगत शाश्वत है। जगत मिथ्या थोड़ी ना है, जगत तो शाश्वत है। मिथ्या क्या था? मिथ्या था मेरी समझ ना होना। मेरी समझ नहीं थी तो मैं जाता था किसी एक समझ से, एक भाव से जाता था, एक भाव की स्वीकृति से जाता था, जाता था तो मेरा भाव ही बदल जाता था, मेरे भाव ही बदल जाते थे। फिर मैं जाता था किसी एक भाव की स्वीकृति से, मेरे भाव कुछ होते थे, मेरा भाव ही बदल जाता था, मेरा भाव ही बदल जाता था। तो समझ में क्या आया? अंत में समझ में आया क्या? कि भैया ये पूरा जगत जो है ना ये मिथ्या ही है, जैसा दिखता है ऐसा है नहीं। लेकिन आज क्या समझ में आया? ब्रह्म सत्य है, जगत शाश्वत है, नियम पूर्ण है। ठीक है। तो क्या निकल के आया? पढ़ो क्या लिखा है। सभी सारे इकाइयां इकाई पूर्ण में ऊर्जित है। पूर्णता के अर्थ में गति है। हर इकाई पूर्णता के अर्थ में गति कर रही। देखो, तीन क्रियाएं होती हैं। आज बात हो कि इस दर्शन को मध्यस्थ दर्शन क्यों कहते हैं, तो तीन क्रियाएं होती हैं। एक होती है सम। सम। सम का मतलब है सृजन, क्रिएशन, सृजन है। और अस्तित्व में कुछ क्रिएशन नहीं होता है। अस्तित्व में निर्माण नाम की कोई चीज नहीं है। अस्तित्व में कोई चीज का निर्माण नहीं हो सकता। अस्तित्व में केवल प्रकटन है। क्या है? प्रगटन। प्रकटन है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच सकता है, कभी किसी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है। यस। तो इसका मतलब सम का मतलब क्या हुआ, जिसको हम निर्माण बोलते हैं, बोल लेते हैं निर्माण, क्योंकि मैंने बोला निर्माण, इसलिए निर्माण से कहीं आप ये ना समझे कि कुछ नहीं था और कुछ हो गया। अस्तित्व में कुछ नहीं से कुछ होता नहीं, कुछ है से उसका रूप परिवर्तन होता है, जिसको निर्माण नहीं उसको प्रकटन बोलते हैं। प्रगटन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बोलते हैं समक्रिया, तक का मतलब हुआ किसी एक नई अवस्था का बनना। ठीक। दूसरी होती है विषम क्रिया। विषम क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी एक व्यवस्था का खत्म हो जाना, किसी एक रूप का खत्म हो जाना। कोई एक रूप है उसका खत्म हो जाना, इसको क्या बोलेंगे? विषम। जैसे
सम का मतलब क्या हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, और विषम का मतलब क्या हुआ, मर गया। ठीक, तो मुझे बताओ सम क्रिया अच्छी है कि नहीं है? कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो अच्छी ही है। हम्म। यस सर। विषम विषम क्रिया बुरी है कि नहीं है? सर वो बुरी भी अच्छी भी है। बुरी कैसे है सर और अब अच्छी जैसे कैसे है? चला गया, अच्छी है तो मतलब अभी वो अच्छा मतलब एक बढ़िया शरीर पाएगा, अब जो भी आगे जाएगा तो बुरी उसको कैसे है? शरीर नया मिलेगा। बुरी कैसे है? बुरी कैसे है? सर उस परिवार के लिए तो बुरी ही होगी ना। करेक्ट। जब हम किसी एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लिमिटेड पर्सपेक्टिव का मतलब है कि अब ये पर्सनल सनी गुप्ता का लक्ष्य हो गया, ये मानव लक्ष्य के बाहर हो गया, ये प्रकृति के नियम से बाहर हो गया। सनी गुप्ता अपने लक्ष्य के लिए प्रकृति के नियम के विरोध में जाके खड़े हो गए, अपनी चाहना के लिए प्रकृति के नियम के विरोध में जाके खड़े हो गए। तो ये मुझे बुरा सा लगने लगा कि बुरा था? लगने लगा। लगने लगा। क्योंकि अगर केवल लोग मरना बंद कर दें, अगर लोग केवल मरना बंद कर दें, तो मुझे बताओ जीना हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्या बच्चे पैदा होने हो पाएंगे अगर केवल लोग मरना बंद कर दें तो? नहीं होगा नहीं हो सर। नहीं हो पाएगा। पाएगा। नहीं हो पाएगा। इसका मतलब विषम क्रिया विषम है, या विषम क्रिया और सम क्रिया एक दूसरे के लिए उपयोगी पूरक है? उपयोगी पूरक है। उपयोगी पूरक। उपयोगी। उपयोगी पूरक। ब्रेक, जो एक्सीलेटर कार में होता है, कार में एक्सेलरेटर होता है, वो सम क्रिया होती है, और ब्रेक होता है वो विषम क्रिया होती है। अब बताओ ये एक दूसरे के विरोधी है क्या? नो सर, नहीं। दोनों ही इसका जरूरी मतलब है। इसका मतलब है सम और विषम दोनों ही मध्यस्थ क्रिया को बनाए रखने के लिए होता है। मध्यस्थ क्रिया का मतलब है साइक्लिसिटी का बने रहना, आवर्तनशीलता का बने रहना। साइक्लिसिटी मतलब आवर्तनशीलता का मतलब, साइक्लिसिटी का मतलब लगातार चलते रहना, व्यवस्था का चक्र बने रहना। तो सम क्रिया विषम क्रिया दोनों ही किस लिए हो रही हैं? ताकि वो लगातार वो चीज बनी रहे, वो अवस्था लगातार बनी रहे, जो प्रकृति की व्यवस्था है वो लगातार बनी रहे, आवर्तनशीलता बनी रहे। जैसे तालाब में पानी होता है और धूप पड़ती, समुद्र में पानी होता है, धूप पड़ती, समुद्र में पानी होता है, धूप पड़ती है, और समुद्र का पानी भाप बन जाता है। तो अगर देखें तो पानी की नजर से देखेंगे, अगर वो पानी किसी परिवार का हिस्सा है मान लीजिए, तो उस परिवार की तरफ नजर से देखेंगे तो ये विषम क्रिया है कि सम क्रिया है? विषम। विषम क्रिया है। लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि प्रकृति के लिए बारिश। जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो पानी उड़ेगा, उड़ने के बाद बादल बनेगा, बादल के बाद वो बहेगा, पानी बरसेगा, कहीं गिरेगा, उससे खेती होगी, और जमीन के अंदर पानी जाएगा, ग्लेशियर पे पानी जमेगा, और पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है? तो वो विषम क्रिया भी किस लिए थी, और वो सम क्रिया भी किस लिए थी? दोनों किस लिए थी? दोनों ही पॉजिटिविटी ही दे रही थी सर। दोनों ही मध्यस्थता को बनाए रखने के लिए थी। हम्म, मध्यस्थता मतलब निरंतरता को बनाए निरंतरता। रखना, निरंतर। निरंतरता। और निरंतरता मतलब पूर्णता। तो जब पूर्णता कोई बोले, कोई भी आज के बाद बोले पूर्ण मतलब क्या, तो पूर्ण का मतलब निरंतर, और निरंतर का मतलब आवर्तन। निरंतर का मतलब अगर कोई एक लाइन में चीज चल रही है तो वो निरंतर नहीं, वो चल रही है इसका मतलब कहीं खत्म हुई होगी। अगर लाइन में कोई चीज चल रही है, लाइन में अगर कोई चीज चल रही है, इसका मतलब कभी शुरू हुई होगी और कभी खत्म होगी, वो निरंतर नहीं हो सकती। तो निरंतर कभी लाइन नहीं हो सकती, निरंतर हमेशा एक सर्कल हो सकता है। ठीक है? सर ठीक। पूर्णता दोबारा बता दीजिए प्लीज। गुड। पूर्णता का मतलब होता है निरंतरता। पूर्णता का मतलब निरंतरता। निरंतरता। और निरंतरता कभी सीधी लाइन में नहीं हो सकती। सीधी लाइन हम्म। का मतलब, अगर सीधी लाइन है तो उसका कोई एंड होगा, स्टार्टिंग भी होगा एंड भी होगा। ठीक है? तो ये हम्म। पूरी प्रकृति, ये नागराज जी की मौलिक उपलब्धि रही, इस दर्शन की मौलिक उपलब्धि है। अभी तक ये चीज क्यों नहीं पकड़ी गई जो नागराज जी ने पकड़ ली? क्यों? क्योंकि अभी तक ये पूरा का पूरा अस्तित्व का जो अध्ययन हो रहा था, उन्होंने हमेशा दो एंडों के बीच में पकड़ने की कोशिश की। कभी किसी ने बनाया होगा और कभी खत्म होगा। तो उन्होंने सम विषम के रूप में इसका अध्ययन करने की कोशिश की, और ये पूरा हम्म। अस्तित्व सम विषम निकला नहीं। ये क्या निकला? आवर्तनशील। हम्म। मतलब प्रकृति में निर्माण है ही नहीं, प्रकटन है। तो ये पूरी आवर्तनशीलता है। आवर्तनशीलता है का मतलब ये कभी मरेगा? कभी नहीं मरेगा।
ये खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता। ये आवर्तनशीलता है, और ये आवर्तनशीलता बनी रहे इसके लिए 3 वास्तविकताएं हैं। क्या वास्तविकताएं हैं? एक मूल ऊर्जा, एक जड़ परमाणु, एक चैतन्य परमाणु। चैतन्य ये परमाणु। 3 परमाणु, 3 ही मिल करके भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रिया करते हुए 4 अवस्थाओं के रूप में प्रकट है। और ये 4 अवस्थाएं एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूर्वकता में पूर्णता के लिए काम कर रही है। मतलब निरंतरता के लिए काम कर रही है, मतलब आवर्तनशीलता के लिए काम कर रही है। क्यों हो रहा है? कि ये सब पूर्ण में ऊर्जित है, पूर्ण में ऊर्जित है, इसीलिए पूर्णता की प्यास है। तो पूर्णता के अर्थ में गति। तो यहां से क्या समझ में आता है? अब जब किसी को देखोगे आप, एक छोटे परिवेश से देखोगे, इतनी छोटी आंख से देखोगे तो कभी शम दिखेगा, कभी विषम दिखेगा। लेकिन जब बड़े परिवेश में देखोगे, पूरे में देखोगे, तो आपको मध्यस्थता दिखेगी। आप देखोगे, अरे ये तो मध्यस्थता को बनाए रखने के लिए हो रहा है। शेर हिरण को मार रहा है, किस लिए मार रहा है? नियम है। मध्यस्थता के लिए मार रहा है। अगर शेर ना हो, क्योंकि शेर नहीं मारेगा तो शेर खत्म हो जाएगा। हिरण नहीं मरेगा तो हिरण बढ़ जाएगा। अगर हिरण बढ़ेगा तो जंगल नहीं रहेगा, शेर नहीं होगा तो जंगल नहीं रहेगा। एक जंगल तभी समृद्ध होता है जब जंगल में हर तरीके के जीव हों। तो कहने का जो मतलब, पूर्णता है वो कॉन्टिन्यूटी है। पूर्णता आवर्तनशीलता है, कॉन्टिन्यूटी है। साइक्लिसिटी बोले कॉन्टिन्यूटी की जगह। तो अगर मैं सिर्फ जीवन परमाणु की बात करूं तो उसकी पूर्णता भी कॉन्टिन्यूटी है। ही साइक्लिसिटी, उसको पूर्णता तो है। वो पूर्णता के अर्थ में ही है, वो पूर्ण ही तो होना चाहता है। और क्या कहना चाहता है? पूर्ण ही होना चाहता है। तो पूर्ण का वो मतलब क्या? सर्कल कैसे है? बिल्कुल सर्कल कैसे है? ऐसे देखो, सर्कल क्या है? सर्कल है व्यवस्था। सर्कल क्या है? व्यवस्था मतलब सर्कल। ऐसे समझो, व्यवस्था मतलब सर्कल। कोई भी व्यवस्था सर्कल। जैसे परिवार है, परिवार को देखो हम्म तो क्या होगा? परिवार एक व्यवस्था है तो आपको सर्कल दिखेगा। बाबा का पद कब से है परिवार में? हमेशा से है। हम्म पिता का पद कब से है? हमेशा से है। बेटे का पद कब हम्म से है? हमेशा से है। पत्नी का पद कब से है? हमेशा से है। तो ये क्या हुआ? साइक्लिसिटी है। ठीक है, ये हम्म हमेशा से हम्म साइक्लिसिटी में घूम रहा है। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये परिवार की पूर्णता, ये जो परिवार है, ये परिवार की पूर्णता में क्या निकल के आता है? उसके नीचे कोई एक बच्चा है। ठीक है, हम्म वो उसमें हम्म भागीदार है। उसके बाद क्या है? जीवन परमाणु ही उसमें भागीदार है। तो क्या हुआ? पूरा का पूरा अस्तित्व एक साइक्लिसिटी है, पूरा का पूरा अस्तित्व एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में सभी भागीदार हैं, उस व्यवस्था में सभी भागीदार हैं, पूर्णता में ऊर्जित हैं, पूर्णता के लिए ऊर्जित हैं। अब जीवन की पूर्णता का मतलब क्या निकला? जीवन गठनपूर्ण है। कैसा है वो? गठनपूर्ण। गठनपूर्ण है। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके पास पूर्णता हम्म है, उसके पास निरंतरता है। उसके पास हम्म पूर्णता है, उसके पास निरंतरता है। वो उस साइक्लिसिटी में अपने रोल को निभा रहा है। उस साइक्लिसिटी में अपने रोल को निभा रहा है। हम्म दूसरी हम्म तरफ से देखें तो क्या है? दूसरी तरफ से देखें तो जब वो इस व्यवस्था में आया, तो एक मानव शरीर के रूप में इस पूरी व्यवस्था में अपने साइकिल को निभा रहा है। कभी बच्चा बन हम्म के, कभी मर हम्म के, कभी जी के, पूरी व्यवस्था में। क्योंकि जीवन अपने आप में पूर्ण तभी है जब वो मानव शरीर में आकर के पूरी समझ रखता है। ठीक है, हम्म तो क्या कर रहा है? वो इसमें आकर के और इस पूरी साइक्लिसिटी का एक पार्ट बन जा रहा है। पूरी साइक्लिसिटी का एक पार्ट बन जा रहा है। ठीक है, जब तक वो ठीक है। पूरी साइक्लिसिटी का पार्ट नहीं, जब तक उसको पूरी आवर्तनशीलता की समझ नहीं, आवर्तनशीलता की समझ नहीं है का मतलब उसको व्यवस्था की समझ नहीं, व्यवस्था की समझ नहीं है मतलब उसको अपने होने की समझ नहीं, अपने होने की समझ नहीं है मतलब उसको करने की समझ नहीं, करने की समझ नहीं है तो वो कुछ भी करता है लेकिन अपनी भागीदारी नहीं निभाता। अपनी भागीदारी नहीं निभाता तो अपना निश्चित आचरण नहीं पाता, और भागीदारी नहीं निभाता, निश्चित आचरण नहीं पाता, तो वो खुद में भी असंतुष्ट रहता है और लोगों को भी असंतुष्ट करता है, लोग भी उससे संतुष्ट रहते हैं। ठीक है। बात क्या समझ में आई? कि साइक्लिसिटी को समझकर उस साइक्लिसिटी में जो हमारा रोल होगा, उस हमारे रोल में उसने सहभागी हो जाना। ठीक है, तो क्या तो दिखा? अगर अगर सिर्फ चैतन्य परमाणु की मैं बात करूं तो उसकी पूर्णता क्या है? उसकी पूर्णता क्या है? आप बताओ ना, उसकी पूर्णता क्या है? उसकी जब पूर्णता है हम अनुभव अपने, की बात कर रहे हैं उसकी तो वो पूर्ण उसकी उस, पूर्णता है ना? उसकी पूर्णता नहीं है वो। पूर्णता है उसका मूल स्वरूप। उसका मूल स्वरूप क्या है? उसका मूल स्वरूप है कि मन वृत्ति को पहचाने, वृत्ति चित्त को पहचाने, चित्त बुद्धि को पहचाने, बुद्धि आत्मा को पहचाने और आत्मा परमात्मा में अनुभूत हो। ये हम्म उसका स्वरूप है। ये उसके हम्म स्वरूप की व्यवस्था हो जाना ही उसकी पूर्णता है। हाँ, अब करेक्ट। अब उसकी निरंतरता है। क्या निरंतरता है? अब उसके पास सुख शांति संतोष आनंद की निरंतरता है।
अब करें। अब वो क्या है, इस पूरी व्यवस्था में, पूरी साइक्लिसिटी में अपने भागीदारी को पहचानता है। तो वो जिस अर्थ में जाना चाहता है, जिस जगह जाना चाहता है, जहां पर उसको लगता है कि अब इस अर्थ में मेरी जरूरत है, वहां वो पहुंच ही जाता है, पहुंच ही जाएगा। तो ये भी पूर्णता हुई ना फिर। हाँ, ये पूर्णता ही तो हुई। अनुभव तक पहुंचना पूर्णता हुई। वही तो जीवन की पूर्णता है, वो जीवन की पूर्णता है। जीवन की पूर्णता ही तभी है जब वो अनुभव तक पहुंचना क्रिया पूर्णता है। अनुभव तक पहुंचना जीवन की पूर्णता नहीं है, अनुभव तक पहुंचना क्रिया पूर्णता है। ओके। पूर्णता तब है जब वो आचरण से पूर्ण हो जाता है। आचरण से पूर्णता में हम आगे समझेंगे, मानव पद होता है, देव पद होता है, दिव्य पद होता है। ओके। हम लोग आगे इसको समझेंगे, ठीक है। ठीक तो है। वो जाना ओके। पूर्णता है, और उस पूर्णता के बाद ही मेरे पास कोई अधिकार होता है, उससे पहले कोई अधिकार नहीं होता। उस पूर्णता के बाद मेरे पास अधिकार होता है क्या, मैं चाहूं तो शरीर चलाऊं, चाहूं तो शरीर नहीं चलाओ। न चलाऊं। अब मेरा आवागमन पे अधिकार होता है। हम्म। ठीक है, गॉट इट। थैंक यू। तो सभी इकाइयां पूर्णता में ऊर्जित हैं, पूर्ण में ऊर्जित हैं, सभी इकाइयां पूर्णता की तरफ है, पूर्णता के अर्थ में उनकी गति है। तो पूर्णता के अर्थ में गति तभी समझ में आती है जब मुझे सम, विषम और मध्यस्थ समझ में आता है। जब तक मुझे मध्यस्थ नहीं समझ में आएगा, तब तक समविषम समझ में आएगा, और तब तक मैं छोटे परिवेश में देखूंगा तो कोई घटना, पानी बरसना मेरे लिए ठीक हो सकता है, बगल के खेत वाले के लिए बुरा हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? यस सर। करेक्ट। इसीलिए इसका नाम मध्यस्थ दर्शन है। अभी तक मुझको क्या समझ में आता था, भक्ति विरक्ति एक है, साधन संग्रह एक है, तो ये बीच की कोई रास्ता दे रहा है, कोई बीच बीच का रास्ता नहीं दे रहा। ये मध्यस्थता दिखा रहा है, निरंतरता दिखा रहा है, पूर्णता दिखा रहा है, साइक्लिसिटी दिखा रहा है, आवर्तनशीलता दिखा रहा है कि कैसे आवर्तनशील है, उसका नाम मध्यस्थता है। ठीक है। जी सर। पूर्णता के अर्थ में गति है तो व्यवस्था की पहचान है। आज हर एक इकाई एक दूसरे के साथ अपनी व्यवस्था को पहचानती है। जैसे देखो, अगर मैग्नेट लूं मैं, ठीक है, जैसे देखो ये मेरे पास है, ये माइक है मेरे पास, और ये इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। ये मैग्नेट लगा हुआ है, ऐसे में इसको मैं बंद करूंगा एक सेकंड के लिए। देखो ये माइक है और ये मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट को मैं ला रहा हूं और एक दूसरे के पास ये चिपक जा रहे हैं। अगर ये चिपक जा रहे हैं, इसका मतलब ये पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? जी सर, पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? व्यवस्था के अर्थ में कि अव्यवस्था के अर्थ में? व्यवस्था के अर्थ में। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब मैं ऐसे कर रहा हूं और मैं उल्टा ले जा रहा हूं, उल्टा में ले जा रहा हूं, तो ये पास जा नहीं रहे, मैं कितनी भी ताकत लगा दूं ये पास नहीं जा रहे हैं। अब बताओ, पहचान रहे हैं एक दूसरे को कि नहीं पहचान रहे? पहचान रहे हैं सर। पहचान रहे हैं। कभी पहचान के मिलते हैं, कभी पहचान के नहीं मिलते। अब अगर इसी मैग्नेट को मैं इस मोबाइल के साथ मिलाने की कोशिश करूं तो ये नहीं चिपक रहा। हम्म। पहचानता है कि नहीं पहचानता है? पहचानता है सर, तभी नहीं चिपक रहा। पहचानता है तभी नहीं। हमको क्या लगता है, पहचान नहीं रहा इसलिए नहीं चिपक रहा। ये पहचान रहा है इसलिए नहीं चिपक रहा है। बात समझ में आती? तो क्या होता है, जैसे ही मुझे पूर्णता समझ में आती है, मुझे अंतर संबंध समझ में आता है। क्या समझ में आता है? अंतर संबंध। अंतर संबंध समझ में आते हैं, तो मुझे कार्य संबंध समझ में आते हैं। क्या समझ में आता है? कार्य संबंध। कार्य संबंध समझ में आता है, तो मुझे समझ में आता है कि मुझे चिपकना है कि नहीं चिपकना है। अभी तो मैं डिसाइड करूं तो कैसे करूं, कभी चिपक जाता हूं, कभी नहीं चिपकता हूं। तो व्यवस्था की पहचान है। इससे क्या होता है? व्यवस्था में निश्चित भागीदारी है। अब निश्चित भागीदारी है, वो इसी के साथ चिपकेगा वरना किसी के साथ नहीं चिपकेगा, बिल्कुल निश्चित। निश्चित भागीदारी ही निश्चित आचरण है। निश्चित भागीदारी ही। निश्चित आचरण है। अब ये निश्चित आचरण के साथ है। अब बताओ, आप मैग्नेट पे विश्वास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर, कर सकते हैं। आदमी पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका निश्चित आचरण नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा निश्चित आचरण के लिए? व्यवस्था में निश्चित भागीदारी को समझना पड़ेगा। करेक्ट, व्यवस्था को समझना पड़ेगा, व्यवस्था में निश्चित भागीदारी समझनी पड़ेगी, और वो समझ में आने से सब कुछ अपने आप ही होता है, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो एक जगह तक तो पुरुषार्थ है, एक जगह तक पुरुषार्थ है, उसके बाद सब परमार्थ है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ, एक जगह तक आपको ताकत लगानी है। कहाँ तक ताकत लगानी है? ताकत लगानी है समझने तक। उसके बाद सब परमार्थ है। परमार्थ का मतलब सब एफर्टलेस एफर्ट है, सब अपने आप होता है, आपके रोके कुछ नहीं रुकता, सब अपने आप होता है। नीचे क्या लिखा है? मानव में भी निश्चित आचरण की प्यास है। किस किस मानव में है? सभी मानव में होगी। है ही है। कोई अगर गुंडा भी है, कोई बहुत गुंडा भी है,
वो भी क्या चाहता है? अपने बच्चों से निश्चित आचरण चाहता है। क्या निश्चित चाहता है? निश्चित चाहता है सर। अपने आप भी अगर वो अनिश्चित आचरण करता है तो उसको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है सर। बुरा ही लगता है। इसका मतलब निश्चित आचरण की प्यास ही है। क्यों बनी हुई है? इसीलिए बनी हुई है क्योंकि हम पूर्णता में ऊर्जित हैं। पूर्णता में ऊर्जित हैं तो इस चाह से मुक्त नहीं हो ही नहीं सकते। इस चाह से मुक्त कैसे हो सकते? चाह से मुक्ति नहीं हो सकते। ये चाह है ही है, ये चाह बनी ही रहेगी, खत्म नहीं हो सकती। और ये चाह जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हमको संतोष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। हम छोटी छोटी चीजों में शांति चाह लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में ढूंढ लेते हैं। और बुरा भी क्या है, इतना सब कुछ ना होने के बावजूद भी अगर हम हंस लेते हैं, खेल लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। बोलो, और चलें आगे या बंद करें आज की क्लास? चल सकते हैं सर 15 to 20 मिनट्स और। पक्का? मतलब ओवरलोड तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब नहीं ज्यादा हो सर, गया? कर सकते हैं नहीं आगे। कर सकते हैं सर। ठीक है, चलो ग्रेट। तो पहली बार इस अस्तित्व में पहली बार मानव के अध्ययन की बात आई। अभी तक हमने किसान का अध्ययन किया था तो किसान किसान के साथ रह पाया था। अभी तक हमने अध्ययन किया था बनिए का तो बनिया बनिया आपस में रह पाए थे। अभी तक हमने अध्ययन किया था ठाकुर का तो ठाकुर ठाकुर आपस में रह पाए थे। अभी तक अध्ययन किया था हमने किसी किसी और प्रोफेशन का, किसी डॉक्टर का तो डॉक्टर डॉक्टर आपस में रह पाए थे, साथ रह पा रहे थे। लेकिन आदमी का अध्ययन नहीं हुआ था, इसलिए आदमी आदमी के साथ नहीं रह पाया। मानव पता ही नहीं चला कि मानव है क्या। अभी भी पूछे मानव क्या है तो क्या बोलोगे? अगर अभी भी पूछा जाए मानव क्या है तो मानव की परिभाषा नहीं आई। मतलब सोचो, हम एक मानव की परिभाषा नहीं दे पाए, मानव का अध्ययन नहीं कर पाए। अध्ययन किसका किया हमने? शरीर का किया। किसका किया? शरीर का। हमने मानव के अध्ययन को बताया शरीर का अध्ययन, कि हम दिल जान गए तो मानव को जान गए, हम पेट जान गए तो मानव को जान गए। और नहीं तो मानव के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। ड्राइवर का पता नहीं, कार कैसे चल रही इसका अध्ययन चल रहा है। तो मानव का अध्ययन ही नहीं हो पाया। चूंकि नहीं हो पाया इसलिए मेरी परिभाषा क्या निकली? मैनेजमेंट क्या बोलता है मानव क्या है? साधन। साधन है। मैनेजमेंट बोलता है मानव साधन है। साधन का मतलब रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बात तुम करो तो रिसोर्स मतलब क्या होता है? पदार्थ अवस्था। तो मैनेजमेंट क्या मानता है? पदार्थ अवस्था है, इससे छीन लो, खा लो इसको, चाहे जितना यूज कर लो, भोग लो इसको। तो इसीलिए क्या आया मैनेजमेंट कॉलेजेस में? क्या पढ़ाया गया मैनेजमेंट कॉलेज में? यही पढ़ाया गया कि कितना ऊंचे उठना है उसके लिए उतना ही नीचे गिरना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर हमने क्या माना? रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये आपको मानव की परिभाषा लगती है क्या? अब नहीं लगती सर। नहीं लगती। अभी तक क्या बोलता था? मानव की परिभाषा क्या है? मानव एक साधन है, एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है। मानव कोई सामान है क्या? संसाधन नहीं। संसाधन ही यूज करते करते, संसाधन ही बोलते बोलते न जाने हमने कितनों को कहां कहां बंधुआ मजदूर तक बनाया है, न जाने हमने क्या क्या किया है। धर्म ने क्या बोला? क्या है? जीव है। मानव एक जीव है। उन्होंने माना था पदार्थ अवस्था है, धर्म ने मान लिया तो बहुत ज्यादा तो जीव अवस्था मान लिया। अब मानव एक जीव है, ये कोई मानव का अध्ययन हुआ? ये कोई मानव की परिभाषा निकली? यहाँ से कुछ नहीं निकली। तो जिसकी परिभाषा नहीं है उसके साथ जियोगे कैसे, उसको समझोगे कैसे? फिर अगर हम आगे देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान ने क्या बोला? सामाजिक पशु है। ले, एक और बात हो गई। अब ये सामाजिक पशु बोल दिया, इससे कुछ समझ में आया मानव क्या है? नो सर। नहीं समझ में आया। तो मानव क्या है यहां भी गोल हो गया। मानव क्या है समझ नहीं आया। फिर किसी ने क्या कहा? हार्ड मास का पुतला। मानव हाड़ मांस का पुतला था कि शरीर हाड़ मांस का पुतला था? शरीर था सर। सुना कि नहीं सुना? मानव हाड़ मांस का पुतला है। सुना कि यस नहीं सर। सुना? खूब सुना। सुना है। जितनी भी चीजें इससे पहले लिखी सारी सुनी थी कि नहीं सुनी थी? यस सर सुनी थी। फिर क्या बोला किसी ने? 2 पैरों का जानवर। खूब सुना हमने। ये मानव का अध्ययन था? नहीं था। फिर हमने क्या सुना? वोटर। वोटर। किसी नेता के लिए मानव क्या है? वोटर है। वोटर। किसी के लिए कंज्यूमर है। किसी के लिए कंज्यूमर है। तो अब बताओ, जब मानव का अध्ययन नहीं है, वो मेरे लिए वोटर होगा, मेरे लिए कंज्यूमर होगा, किसी के लिए पति होगा, किसी के लिए पत्नी होगा, किसी के लिए जीव होगा, किसी के लिए सामाजिक पशु होगा, किसी के लिए साधन होगा, तो मानव के साथ जीना होगा? नहीं सर। हो ही नहीं सकता।
घरों में भी मुझे बताओ, हम अपनी पत्नी को मानव ज्यादा समझते हैं कि साधन ज्यादा समझते हैं? सर जब पता ही नहीं है तो साधन ही समझते हैं। बच्चे हमको क्या समझते हैं? साधन साधन। ही। हम भी बच्चों को क्या समझते हैं? साधन ही साधन। समझते एक बायोलॉजिकल खिलौना है बच्चा, और कुछ नहीं है। अभी तक हैं। इन छोटी Exactly. छोटी चीजें हम लोग लेके आते थे एंजॉय करने के लिए। अब क्या कहते हैं, एक बच्चा हो जाए, अब जिस फैमिली का बच्चा नहीं हो रहा है, अभी बोला था ना, किसी ने बोला था, किसने बोला था कि 2 लोग हैं उनका बच्चा नहीं हो रहा है, 2 लोग हैं उनका बच्चा हो गया। पूछो चाहिए क्यों? खिलौना चाहिए था उनको, टाइम पास चाहिए था, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे का सहारा चाहिए था। तो क्या था, एक मानव चाहिए था, उसको समझ देनी थी कि सहारा चाहिए था? देनी तो समझती सर, पर एक्चुअल जो नीड थी उस टाइम सहारा ही थी, कि सहारा चाहिए था उन्हें। तो फिर क्या हो गया हमारे लिए? साधन ही हो गया सर। साधन हो गया। तो और उसके लिए हम क्या हो गए? साधन। तो साधन कब तक उपयोग करते हैं, कार का कब तक उपयोग करते हैं? मान लो दिल्ली से आ गए, दिल्ली से जरूरत रहती है। दिल्ली से बंबई तक जाना था, तो जब तक दिल्ली से बंबई जाना था तब तक कार की कितना यूज था? हर समय यूज था। एक बार बंबई पहुंच गए और 15 दिन तक कहीं नहीं जाना, तो 15 दिन कार को देखने जाओगे? नो नहीं। सर। अच्छा, कार पुरानी हो गई तो पड़ी रह जाती है। बड़ी रह जाती है। तो साधन हमेशा उपयोगिता के साथ उपयोगी होता है। उपयोगिता नहीं है तो साधन उपयोगी है? नो सर। तो बताओ, मेरा पति अगर मुझे बस केवल साधन खत्म हो जाए, पति वो देना बंद कर दे जिसके लिए वो था, तो वो क्या हो जाता है मेरे लिए? बेकार। पति अभी पैसा कमाना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? बेकार। पिता अगर पैसा कमाना बंद कर दे तो क्या बूढ़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? बेकार। अब उसका कोई काम नहीं। तो बेटा भी अगर जरा बात मानना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? बेकार। साधन। तो अभी तक हमने साधन माना, और साधन हमेशा किसी उपयोगिता के साथ है, और उपयोगिता खत्म तो साधन की जरूरत खत्म। यही समझ में आ रही पूरे समाज में समस्या कि नहीं? यस सर। साफ साफ दिखता है कि नहीं दिखता हमको, कि सांस सांस के लिए जब तक बहु साधन है, मतलब जब तक वो यूज में आ रही तो ठीक है, यूज में नहीं आ रही तो? बेकार। फिर हमने परिभाषा क्या क्या दी? फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इज इन, नहीं, फ्रेंड इन नीड, इंडीड। क्या फ्रेंड इन डीड है ना? फ्रेंड इंडीड फ्रेंड इन इज। नीड, फ्रेंड इन डीड, क्या मतलब हुआ इसका? इंडीड का मतलब क्या होता है? इंडीड का मतलब वास्तव में होना, के किसी चीज का। समय जो दोस्त है वही वास्तव में दोस्त है। जो समय में दोस्त है, इसका मतलब जो हम्म। उपयोगिता में साथ नहीं है वो? वो दोस्त नहीं है बेकार। फिर। तो ये क्या निकल के आया? ये कुछ साधन जैसी बात निकल के आएगी, कुछ समझ जैसी बात निकल के आई। साधन जैसी। तो इसका मतलब है कि टीचर कब बेकार? जब वो पढ़ाई कराना बंद कर दे। तो हमने हर हम्म। चीज को कैसे देखा? एक उपयोगिता के साथ देखा। और हमने उस उपयोगिता भी कौन सी देखी? मूल्य मूल्य को उपयोगिता नहीं देखी, लक्ष्य मूल्य को उपयोगिता नहीं देखी। अभी जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आएंगे। हमने उसकी व्यवस्था में उपयोगिता नहीं देखी, हमने अपने हम्म। स्वार्थ में, अपनी अपनी काल्पनिक व्यवस्था में उसकी उपयोगिता देखी। अपने जरूरत के हिसाब से। अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी उपयोगिता देखी। तो बताओ जीना हो पाएगा? क्योंकि उसकी व्यवस्था अलग थी, उसकी जरूरतें अलग थी, और मैं उससे अपनी जरूरतें पूरी करा लेना चाहता था। क्यों करे आपके लिए कोई पूरी? अब बताओ, 5 दिन के लिए नैनीताल गए हो, और सॉरी 5 घंटे के लिए नैनीताल गए हो, वहाँ पड़ोसियों के लिए देखोगे कि वो घूमे कि अपने आप घूमोगे? मैं कैसे घूमूं? अबे मैं कैसे घूमों की बात होगी, बात खत्म होगी। मेरे घूमने में तुम सहयोगी तो ठीक, वरना बेकार। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा प्राइमरी लक्ष्य है, मेरा प्राइमरी लक्ष्य है खुश हो जाना। मेरे खुश हो जाने में जो जो सहयोगी है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा दोस्त है। यही तो चल रहा है। यस सर। तो सब क्या हो गए मेरे लिए? साधन हो गए। मेरे सुखी होने में सब साधन है। ऐसे परिवार चल सकता है? नहीं। चल रहा है? चला जा रहा है। चल भी नहीं रहा, झेला जा रहा है। चलेगा आगे? क्या लगता है, आगे परिवार चलेंगे? सर इसको नहीं। समझने के बाद, इसको समझने के बाद चलेंगे। समझने के बाद ही चलेंगे, वरना चलेंगे नहीं। चलेंगे नहीं, चल नहीं सकते। ये बहुत स्थिति दूर नहीं है, बहुत स्थिति दूर नहीं है कि अभी अभी देखो भाई, अब अमेरिका डेवलप हो गया है, अमेरिका डेवलप हो गया है, तो वहाँ तलाक 50% तक पहुंच चुके हैं। हम अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं, तो हमारे यहाँ 7-8% है। बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे, वो दूर थोड़ी है। जो अमेरिका में होता है हमारे यहाँ आने में, गाँव में आने में देर थोड़ी लगती है। तो बहुत ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है, आपका घर भी डेवलप होने वाला है, बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है। अभी अमेरिका में बच्चा कहता है अपनी मम्मी से कि मैं लिव इन में रहूंगा, और अपने ही घर में लिव इन में रहता है वो।
अपने ही घर में, किसी पराए घर में नहीं जाता। हमको लिव इन में रहने के लिए बेंगलोर जाना पड़ता है, वहां अमेरिका में अपने ही घर में लिव इन में रह लेता है। तो सुखमीत होता है कि नहीं होता? जी सर। हाँ, अभी हम इंडिया में क्या लगता है आपके घर में डेवलपमेंट में देरी है? कोई देरी नहीं डेवलपमेंट में आपके घर में। आपका घर भी डेवलप होगा, वो जल्दी डेवलप होगा, हो ही रहा है। डेवलप्ड वो डेवलप हो चुकी है, हमारा डेवलप होना बाकी है, बहुत जल्दी होगा, देर नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि समझ नहीं है, समझ नहीं है तो फिर हम करें तो करें क्या? एक आदमी के साथ भी जीने की योग्यता नहीं बनती, नहीं बनती है योग्यता एक आदमी के साथ भी जीने की, क्योंकि मानव ही नहीं समझ में आया तो कहां से जियोगे? जियोगे किसके साथ? जिसके साथ जीना था वही समझ नहीं आया। तो पहली बात होती है कि मानव क्या है। तो मानव क्या है? क्या है? मनाकार को साकार करने वाला। पहली चीज, सर एक इट्स मानव। मनाकार ना? मनाकार हम सर, वो हम्म, जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, मैं मनाकार। अपने आप को कंफर्म कर रही थी, इट्स हाँ, मनाकार। मनाकार ही है। मनाकार को साकार करने वाला। मनाकार का मतलब एक मानव की हैसियत नहीं है कि वो मनाकार ना करे, मनाकार करेगा हर समय करेगा, और उसी मनाकार को साकार करने में लगा रहेगा। इतनी ही कहानी है एक मानव की। तो अगर हम एक तरफ देखेंगे तो वो मनाकार को साकार करने में लगा रहता है, हर समय ही लगा रहता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। अब ये अलग बात है उसके मनाकार में क्या है, लेकिन इससे वो मुक्त नहीं, इससे वो मुक्त नहीं है, कोई मानव इससे मुक्त नहीं। वो मनाकार को साकार करेगा ही करेगा। कभी मनाकार करेगा सोना है तो वो सो जाएगा, कभी मनाकार करेगा बर्थडे पार्टी में जाना है तो वहां के लिए ट्राई करेगा। तो मनाकार को मतलब वो विजुअलाइज करता है, उसको एक्चुअलाइज करने के लिए ट्राई करता है, और वो एक्चुअलाइज करके तृप्त होता है। दूसरा हमको दिखता है, क्या दिखता है? मन स्वस्थता का आशावादी। वो मनाकार को साकार किस लिए करना चाहता है? क्योंकि अपने मन को स्वस्थ रखना चाहता है। तो मानव कौन हुआ? मानव कौन हुआ? मनाकार को साकार करने वाला। मन स्वस्थता की आशा में ही मनाकार करता है, उसको साकार करने की कोशिश में लगा रहता है। तो मानव कौन है? मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। ठीक है, यहां पर हमको सर एक बात बार ये समझ। मन बताइए, मन स्वस्थता का स्वस्थता का आशावादी आशावादी। समझने। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। अब जो भी वो मन उसका होगा, मन किस लिए होगा? मन की स्वस्थता बनाए रखने के लिए होगा। अब उसका जो भी योजना हो, उसकी जो भी उसकी स्थिति हो, वो उसको मनाकार करेगा, साकार करेगा। तो साकार करेगा तो कुछ प्रमाणित करेगा कि नहीं करेगा? कुछ वो स्वयं में प्रमाणित होगा, कुछ वो परिवार में प्रमाणित होगा, कुछ वो समाज में प्रमाणित होगा। जब कुछ करेगा तो उसका प्रमाण दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। दिखेगा ही दिखेगा। तो एक मानव को इससे बाहर नहीं कर सकते। क्या? मन स्वस्थता का आशावादी, उस आशा में कोई मनाकार करने वाला, साकार करने वाला और उसको प्रमाणित करने वाला। ठीक है, सर मन स्वस्थता क्या हुआ? आगे आते मन स्वस्थता क्या हुआ। देखो, मनाकार का मतलब पहले क्या हुआ समझो। मनाकार का मतलब क्या हुआ? सुविधा। सुविधा। और मन स्वस्थता का मतलब क्या हुआ? सुख। 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 ठीक है, मन स्वस्थता का आशावादी। अब सुख को आगे बढ़ा सकते हो, सुख शांति संतोष आनंद। सुविधा को आगे बढ़ा सकते हो, 6 सुविधाएं होती हैं। कौन कौन सी 6 होती हैं? सुख से साधन से सुविधा वाला। सुविधा 6 होती हैं। कौन सी 6 होती हैं? आहार। अच्छा, आहार आवास अलंकार दूरगमन दूरश्रवण दूरदर्शन। करेक्ट। सुख पाने के लिए मनाकार इन्हीं 6 से तो करेगा, और कहां से करेगा? यस। ठीक। तो सर सुख, सुविधा पाने के लिए। हाँ, सुविधा पाने के लिए सुख करेगा, सुख करेगा मन से, सुविधा पाने के लिए करता है। अब प्रमाणित कहाँ करता है? कहाँ प्रमाणित करता है? प्रमाण उसका कहाँ दिखता है? परंपरा में। परिवार में, समाज में। ठीक ठीक। तो देख, तो हमको क्या दिखता है? ये क्या दिखता है हमको? ये सुविधा कहाँ दिखती है? आहार आवास अलंकार दूरगमन दूरगमन दूरदर्शन। ठीक। सुख कहाँ दिखेगा? मैं में। सुख कहाँ दिखेगा? मैं मैं में दिखेगा। और प्रमाण कहाँ दिखेगा? मानव में। मानव। सुख मैं में दिखेगा, अंदर दिखेगा। और प्रमाण कहाँ दिखेगा? मानव में दिखेगा। सुख कैसे आता है? समाधान समझ। से। समाधान से। और मानव में कैसे दिखेगा? आचरण से। आचरण आचरण से। से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या निकल के आया? एक मानव अगर देखेंगे तो सुविधा के रूप में क्या चाहता है? बहुत ज्यादा चाहता है तो आहार आवास अलंकार
दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण। मन स्वस्थता के रूप में वो चाहता है सुख, जो कहाँ दिखता है? मैं में दिखता है। और सुख कैसे आता है? समाधान से ही आ सकता है। और मान कहाँ दिखता है? मानव आचरण में में। दिखता है। आचरण में मानव दिखता है, में। मानव में आचरण में दिखता है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे, हम जरा भी देखेंगे तो आचरण हमको कहाँ दिखता है? 3 जगह दिखता है, न्याय, धर्म, सत्य। कहाँ दिखता है? 3 तरीके से, न्याय, धर्म, सत्य। न्याय, धर्म, सत्य। न्याय को देखते हैं तो आचरण कहाँ दिखता है हमको? न्याय पूर्वक परिवार में जीना, परिवार में जीना, धर्म पूर्वक समाज में जीना, सत्य पूर्वक। अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में संतुलन। अब ये आचरण में दिखता है। अब अगर आचरण होगा तो न्यायपूर्वक परिवार में जी पाएगा, वरना परिवार में नहीं जी पाएगा। समाधान होगा तो धर्म पूर्वक समाज में जी पाएगा, वरना वो नहीं जी पाएगा। समाधान होगा तो सत्य पूर्वक 4 अवस्थाओं में संतुलन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो जो न्यायपूर्वक परिवार में जीता है तो वो क्या पाता है? उभय तृप्ति। उभय तृप्ति। उभय तृप्ति का मतलब क्या हुआ? उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों तृप्त हो। अभी तक कैसी तृप्ति है? मेरी हो, तुम्हारी हो या ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं। अभी तक मेरे लिए न्याय का मतलब क्या था? समान बंटवारा। समान बंटवारा न्याय नहीं होता है। न्याय का मतलब होता है उभय तृप्ति। अभी तक मेरे न्याय का मतलब क्या था? तुमने मुझे गोली मारी तो मैं तुम्हें गोली मारूंगा, तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। मेरे लिए न्याय का मतलब फैसला था। तो न्याय का मतलब फैसला नहीं होता है। न्याय का मतलब क्या होता है? दोनों की तृप्ति। उभय तृप्ति। उभय तृप्ति मतलब दोनों तृप्त हैं। और दोनों तृप्त कैसे हो सकते हैं? जब दोनों की समझ एक हो। एक समझ हुए बिना तृप्त हुआ नहीं जा सकता। जैसे मैं जाऊं और मैं पानी की बोतल खरीदूं, पानी की बोतल खरीदूं और मैं 20 रुपए दूं और पानी की बोतल ले लूं, तो एक तृप्त हुआ कि दोनों तृप्त हुए? दोनों। दोनों हुए। क्यों? क्योंकि दोनों की समझ एक है। क्या समझ एक है? कि 20 रुपए जो है, 20 रुपए उसके लिए पानी से ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं, मेरे लिए पानी 20 रुपए से ज्यादा वैल्यू रख रहा है। करेक्ट। तो मेरे लिए पानी 20 रुपए से ज्यादा वैल्यू रख रहा है, उसके लिए 20 रुपए पानी से ज्यादा वैल्यू रख रहा है। तो दोनों उपयोगिता पूर्वकता में आए, दोनों ने उसको समझा और दोनों तृप्त हुए, क्योंकि दोनों को समझ थी। घर में समझ नहीं होती। घर में चूंकि समझ नहीं होती तो क्या होता है? समझौते होते हैं, और समझौते से उभय तृप्ति नहीं आती। यहां पर हम दोनों लोग मिलके, हम और दुकानदार दोनों मिलके किसको समझते थे? रुपए और पानी को समझते थे। तो बाहर की किसी चीज को समझते थे। अब बाहर की किसी चीज को समझते थे, रुपए और पानी को समझते थे, तो वहां तक होता था। अगर हम दुकान को समझ जाते तो वहां तक होता, परिवार को समझ जाते तो वहां तक होता, समाज को समझ जाते तो वहां तक होता, अस्तित्व को समझ जाते तो वहां तक। तो उभय तृप्ति का मतलब क्या होता है? दोनों समझते हैं। किसको समझते हैं? व्यवस्था को समझते हैं और साथ में जी पाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उभय तृप्ति। उभय तृप्ति बोलते हैं। इसको बोलते हैं मानव पद। मानव हैं आप, इस बात का प्रमाण क्या है? कि आप एक परिवार में जी सकते हैं। इससे पहले मानव कहाँ हुए? इससे पहले जीव चेतना थी। जीव चेतना का मतलब क्या हुआ? पूरे दुनिया का ले आओ छीन के और अपने घर में भर लो, और अपने घर में भी, अपने घर में भी अपने लिए कर लो। मैं हूं, मुझे सुखी होना है, मैं सब कुछ ला तो रहा हूं, सारा सामान बाजार से छीन करके तुम्हारे लिए, अब तुम मुझे सब लोग मिलके खुश करो। ये क्या है? जीव चेतना। व्यवस्था को समझ के भागीदारी होना, मानव चेतना। तो मानव पद कब हुआ? मानव आप कब हुए? जो न्यायपूर्वक परिवार परिवार में में जीना हुआ। न्यायपूर्वक परिवार में जी पाते हैं। मानव का मतलब, मैं ये समझता हूं, मन स्वस्थता का आशावादी हूं, मनाकार को साकार करने वाला हूं और प्रमाणित करने वाला हूं। मन स्वस्थता का मतलब सुख। सुख मतलब मैं के अंदर होता है और समाधान से मिलता है, ये मुझे पता है। मनाकार का मतलब, मनाकार होगा मेरा तो वहां सुविधा के लिए होगा, तो वहां पर मुझे चाहिए ही होगा। अब कोई कितना भी जागृत आदमी हो, क्या भैया आहार आवास अलंकार दूरगमन दूरश्रवण दूरदर्शन से दूर रह पाएगा? नहीं रह सकता। रह कैसे पाएगा? उसके साथ ही रहेगा। लेकिन उसकी उपयोगिता आती होगी कहाँ? परिवार में। तो मानव प्रमाणित कहाँ होगा? पहले परिवार में प्रमाणित होगा, फिर कहाँ प्रमाणित होगा? समाज में। समाज में अभयता के रूप में प्रमाणित होगा। और यहां पर जब कोई प्रमाणित होता है तो वो देव पद होता है। क्या होता है? देवपद। देव पद होता है। और जब वो 4 अवस्थाओं के साथ रहना जानता है, संतुलित करना जानता है, सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होता है, तो उसको क्या कहते हैं?
दिव्य दिव्य पद। दिव्य पद कहते हैं। तो ऊपर क्या लिखा है? मानव कौन है? पढ़ो मानव के ऊपर। मानव न्यायिक न्यायिक सामाजिक इकाई। करेक्ट। मानव ना साधन है, ना जीव है, ना सामाजिक पशु है, ना मांस का पुतला है, ना दो पैरों का जानवर है, ना वोटर है, ना कंज्यूमर है। मानव है न्यायिक सामाजिक इकाई। तो अगर उसे न्याय नहीं पता, न्याय नहीं पता, समाज नहीं पता, मानव नहीं पता, व्यवस्था नहीं पता, तो वो क्या करेगा? फिर वो साधन बनेगा, जीव बनेगा, पशु बनेगा, हाड़ मांस का पुतला बनेगा, दो पैरों का जानवर बनेगा, वोटर बनेगा, कंज्यूमर बनेगा, पेशेंट बनेगा, और क्या बनेगा? मानव समझ में आया? जी सर, कुछ कुछ करेक्ट। अभी रिकॉर्डिंग से समझ में आएगा हाँ, पूरा। रिकॉर्डिंग। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, अभी तो 14 किताबें हैं, 14 बुक्स हैं। अभी तो इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है, अभी तो इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चलो अब कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कोई क्वेश्चन? अब हल्के फिर हल्के जब क्वेश्चन। हाँ बताओ। सॉरी, जब जब हम जीवन परमाणु चैतन्य परमाणु की बात कर रहे हैं, उसकी पूर्णता की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी क्रिया पूर्णता की बात कर रहे हैं, वो पूर्ण पहले ही है। उसकी वो स्वरूप के रूप में पूर्ण है, वो अपने गठन के रूप में पूर्ण है, तभी उसको हाँ, वो गठन पूर्ण गठन परमाणु पूर्ण बोला है। ना। हम्म। हम्म। अभी हम्म। वो उसके सुखमीत रूप सर। में पूर्ण है, अब उसके अंदर की व्यवस्था के रूप में उसको पूर्ण करना है। जैसे मैंने एक हम्म। मकान बना लिया, तो मकान अब बनने के रूप में पूर्ण हो गया। अब उस कमरे में मैं रह लूँ जा करके, उस कमरे में मैं मेरी मम्मी रह ले जा करके, पापा रह ले जा करके, ये उसके जो गठन पूर्ण हुआ है। तो उसके अंदर जो उसकी पूर्णता है कि उसके अंदर की व्यवस्था बन जाए, ये उसकी पूर्णता है। वरना मकान की पूर्णता इस बात में कहाँ है कि वो खाली बन गया। ठीक है ना? तो हम्म। ऐसे ही जीवन गठन परमाणु, जीवन परमाणु की जो जिसको जीवन कह रहे हैं, उसकी पूर्णता क्या हुई? वो गठन के रूप में पूर्ण है, वो अमर है, मर नहीं सकता। हम्म। ये तो पूर्णता है उसकी। लेकिन अब हम्म। जब पूर्णता की बात हो रही है, तो उसकी क्रिया पूर्णता की बात जब बोल रहे हैं, तो उसकी समझ पूर्णता की बात हो रही है। ठीक मैं है। इसमें एक ओके। ऐड करना चाहूंगी लाइन सर। जो सर सुखमीत मैम सर बता रहे हैं, एक परमाणु का विकास और एक परमाणु में विकास। परमाणु का विकास गठन पूर्ण रूप में पूर्ण हो चुका है, वो मतलब उसके जो अंश हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। पर उसके अंदर यानी कि उसमें जो विकास होना है वो अभी हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको वो इसको बात। इसको थोड़ा सा सही कर ले कंचन। दो हाँ चीजें जी। हैं, एक है विकास क्रम विकास, क्या बोला? विकास क्रम विकास, और एक है जागृति क्रम जागृति। जागृति क्रम जागृति। तो विकास क्रम विकास में क्या होता है? गठनशील परमाणु है, गठनशील परमाणु गठन पूर्ण परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। हो ठीक जाता है, है। ये तो हुआ यहाँ विकास। तक पता है, मैं हाँ। जब हम बात कर हम्म, रहे थे कि जो चैतन्य परमाणु है वो अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है, तभी वो अभी जन्म हम लोगों लेता ने, है। सुखमीत सुखमीत, जब हम लोग जीवन क्रिया करेंगे तब इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक। ये यस सर। अंदर की जीवन क्रिया का क्वेश्चन है। और हम्म, ये जीवन क्रिया हम लोग करेंगे तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन आपको हम कर रहे हैं कि हम्म। विकास क्रम विकास का मतलब क्या हुआ? विकास क्रम विकास का मतलब हुआ गठन पूर्णता हो गई। हम्म। क्या हो गई? गठन गठन पूर्णता। पूर्णता हो गई। गठन पूर्णता हो गई। अब बाकी है जागृति पूर्णता। ठीक है, तो अब ये हम्म। जागृति क्रम जागृति, ये पूरा जागृति क्रम क्रम है, जिसमें भ्रमित मानव है, जिसमें अर्ध हम्म। जागृत मानव है, और जिसमें जागृत मानव है। तो हम्म। तो भ्रमित मानव कौन है? जो मन से संचालित है। हम्म। ठीक है। ये मानव हो गया। दूसरा मानव कौन सा है? जो अर्ध जागृत मानव है। अर्ध जागृत मानव है जो बुद्धि से संचालित है। ठीक है। और जागृत मानव कौन है? जो आत्मा से संचालित है। अनुभव तक जो पहुंच गया। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो हम ये तो देखते फिर हैं। हाँ। हम्म तो फिर हम्म। आपने बोला ये सर्कल है पूर्णता, जो सर्कल है, मैं बस वहीं अटकी हुई हूँ कि पूर्णता सर्कल कैसे है? अनुभव हो गया उसको तो वो पूर्ण हो गया, क्रिया के रूप में भी पूर्ण हो गया, हम्म। तो सर्कल कैसे हुआ? किस सर्कल की बात हो रही है? आपने बोला था कि सर्कल पूर्णता मीन सर्कल है। तो, तो क्या पूर्ण है बताओ? प्रकृति पूर्ण है, तो प्रकृति मैं पूरी एक सर्कल में, एक व्यवस्था में है। व्यवस्था में किसी की भागीदारी। अब जैसे मुझे बताओ, पानी पूर्ण है कि नहीं है? पूर्ण है। पानी की निरंतरता है, ये उसकी पूर्णता की पहचान है। पानी ओके। निरंतरता है, ये उसकी पूर्ण, पानी की निरंतरता है, ये उसकी पूर्णता की पहचान है। क्यों? क्योंकि वो किसी व्यवस्था का हिस्सा है। वो ओके। व्यवस्था उसकी पूर्णता, वो उसकी निरंतरता को बनाए हुए है। तो हर चीज साइकिल नहीं है, किसी साइकिल का पार्ट है। ओके।
हर Okay. चीज अपने आप में साइक्लिसिटी थोड़ी ना है, किसी एक बड़ी साइक्लिसिटी का वो पार्ट है। तो ठीक कोई है, समझ गए। जैसे जैसे असेंबली लाइन होती है, असेंबली लाइन क्या है? असेंबली लाइन ये है कि उसमें हर समय एक कार वो है जो बन के निकल रही है और एक कार वो है जो बिल्कुल बन रही है। तो हर समय बीच की एक कार, वो कार जिसका बायां हैंडल लग चुका है, दायां हैंडल नहीं लगा है, वो कार हर समय मौजूद है कि नहीं है? तो करेक्ट, मौजूद है गॉट वो योर हर समय, पॉइंट। वो हर समय मौजूद है। क्यों कॉन्टिन्यूटी है मौजूद है? क्योंकि उसकी, वो पूर्णता का, वो इसीलिए पार्ट है है, क्योंकि वो पूरी साइक्लिसिटी है, साइकिल का पार्ट है। साइकिल का पार्ट है। तो पूर्ण क्या है? साइक्लिसिटी पूर्ण है, और हर ओके। एक चीज पूर्णता के लिए गति में है, पूर्णता करेक्ट। की गति में है, उस पूर्ण व्यवस्था का भाग है। अब हर एक चीज साइकिल थोड़ी ना है, करेक्ट। लेकिन वो परमानेंट है क्योंकि पीछे से वो बन रही है, प्रकटन है ना, वहां अस्तित्व में प्रकटन है, तो पीछे से बनी रहा है, चीजें बन रही है, आगे वाली फिर पीछे जा रही है। अब जैसे बादल है, तो बादल पूर्ण है, बादल पूर्ण है, इसका मतलब क्या हुआ? बादल थोड़ी ना साइकिल है, साइक्लिसिटी का पार्ट है। ठीक है, गॉट ठीक इट सर, थैंक यू। है, बताओ कोई और क्वेश्चन? हो गया? हो गया, बंद करें? डन? चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।